स्लो जाते हैं, समझ में आना चाहिए। डायरेक्टर्स को आप दो पार्ट में डिवाइड करो, डायरेक्टर्स रजिस्टर्ड विद द कंपनी, कल की डेफिनेशन और आज का एग्जीक्यूटिव में मिक्स कर रहा हूं, मतलब लास्ट पार्ट का डेफिनेशन और आज का एग्जीक्यूटिव में मिक्स कर रहा हूं। डायरेक्टर्स रजिस्टर्ड विद द कंपनी और दूसरा है डीम्ड डायरेक्टर्स। डीम्ड डायरेक्टर ऑलरेडी हमने देख लिए हैं, जो कंपनी के बाहर से डिसीजन मेकिंग करते हैं कंपनी में, पर रजिस्टर्ड नहीं होते। पर यहां पे हम देख रहे हैं रजिस्टर्ड विद द कंपनी। इसके अंदर हम दो पार्ट करेंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग, इसलिए लिखा है डिसीजन मेकिंग बट नॉट डे टू डे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नॉर्मली मैनेजिंग डायरेक्टर ऑल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं और ये डे टू डे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। डिसीजन मेकिंग डे टू डे, यहां डिसीजन मेकिंग नॉन डे टू डे है, यहां डिसीजन मेकिंग डे टू डे है। तो कहना है इसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स डिसीजन मेकिंग बट नॉट डे टू डे। सो क्या मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं? सी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को उन्होंने क्या बोला है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर डिसीजन मेकर्स पर डे टू डे नहीं है। तो क्या मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर डिसीजन मेकर्स ओनली? क्या मैं इतना कह सकता हूं कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिर्फ डिसीजन मेकर्स है? हाँ, बिल्कुल कह सकता हूं कि नॉन डिसीजन मेकिंग इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इक्वल टू डिसीजन मेकर्स। डे टू डे नहीं है पर है तो सही, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इक्वल टू डिसीजन मेकर। पर फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज अ डिसीजन मेकर इन अ डे टू डे, डिसीजन मेकर इन अ डे टू डे। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, डिसीजन मेकर इन डे टू डे, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है इसको, डिसीजन मेकर इन अ डे टू डे, जिसमें डिसीजन मेकर ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होता है। डिसीजन मेकर मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होता है। वो इक्वेशन तो हमने यही समझ लिया कि डिसीजन मेकर तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होता है। और डे टू डे में अगर कोई कंपनी में आ रहा है, कंपनी में डे टू डे आके कोई काम कर रहा है, फुल टाइम कोई काम कर रहा है, तो आई कैन कॉल इट अ फुल टाइम वर्क, फुल टाइम एम्प्लॉय। जैसा नो डे टू डे में काम कर रहा है मतलब फुल टाइम काम कर रहा है, फुल टाइम काम कर रहा है मतलब एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज डिसीजन मेकर, ये बड़े अच्छे से गौर करना, ठीक है, मरने के बाद भी, जलने के बाद भी कबर के अंदर भी याद रहना चाहिए। डिसीजन मेकर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज डिसीजन मेकर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये डिसीजन मेकर है, पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये डिसीजन मेकर है ना, डे टू डे है, मतलब वो नॉन एग्जीक्यूटिव तो है ही एग्जीक्यूटिव प्लस एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज अ डिसीजन मेकिंग प्लस डेली एम्प्लॉयमेंट, डिसीजन मेकिंग प्लस डेली एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इक्वल टू, पहले वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिसीजन मेकर है, प्राइमरीली उसको डिसीजन लेने का पावर है, प्लस साथ में वो डे टू डे में काम कर रहा है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी है। सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉयमेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉयमेंट। ये इक्वेशन बड़े अच्छे से याद रखना, मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कब्र के अंदर भी डबल ट्रिपल चौबल स्टार मार्किंग इसको करके रखना। पूरे अगले 20 लेक्चर के अंदर, पूरे अगले 20 लेक्चर के अंदर कम से कम एवरीडे 2-3 बार ये इक्वेशन आपको आएगा काम में। एवरीडे 2-3 बार ये इक्वेशन आपको काम में आएगा, कम से कम एवरीडे 2-3 बार। सो प्लीज ये इक्वेशन को बड़े अच्छे से याद रखना। यहां पे मैं चाहूंगा सब लोग कमेंट करके बोले कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव प्लस एम्प्लॉयमेंट। सब कमेंट करके बोलेंगे, सब, एवरीबॉडी। और जो जीडीपीडी में बैठे हैं, येलो टी शर्ट पिंक टॉप नालायक लोगों, वो चकना वकना छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक छोड़ो, इधर ये क्या लेक्चर चल रहा है, मूवी चल रही है जीवन के अंदर है, वो छोड़ो चकना कोल्ड ड्रिंक वगैरह, लिखो इसको रफ में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉयमेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव प्लस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉयमेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉयमेंट। नाच के बोलो, गा के बोलो, सुन के बोलो, कुछ भी करो, पर ये याद रहना चाहिए ना, याद रहना चाहिए, मतलब रहना चाहिए। मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कब्र के अंदर भी याद रहना चाहिए। कभी अगर मैं तुम्हारी कब्र से गुजरूं और मैंने तुम्हें उठ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तुमने बोलना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉयमेंट, ये बोल के सो जाना, मिट्टी में डालेगा। कभी अगर तुमको जलाया जाए, मैं तुम्हारी राख पर से गुजरूं, मैं राख को पकड़ो, उठे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राख से आवाज आनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये जीवन भर याद रहना। सब कमेंट करेंगे, जीवन जो कमेंट नहीं करे उसके लिए जो पैदा हुआ है वो उसको जीवन में कभी मिलेगा ही नहीं। फिर जन्मजात सिंगल मर जाओगे तुम जीवन में। याद रखना, मेरे को मत बोलना फिर दर्शन सर क्या तुमने शाप दे दिया हमको करके। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉयमेंट चाहिए, म्हणजे पाहिजे, म्हणजे चाहिए, याद रहना ही चाहिए।
बात यहां सिर्फ खत्म नहीं होती, बात यहां खत्म नहीं, बात यहां शुरू होती है मेरे भाई, बात यहां खत्म नहीं होती, बात यहां पे शुरू होती है। बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो जाके समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आना बहुत मुश्किल है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉयमेंट। पर इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में कौन कौन इंक्लूड होता है? तो इसके अंदर इंक्लूड होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, वोल टाइम डायरेक्टर। ये मीन्स है, मीन्स मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, वोल टाइम डायरेक्टर होते ही है, पर मैनेजर को भी इंक्लूड किया है, मैनेजर को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि मैनेजर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैसा दिखता है। मैनेजर भले ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होगा, मैनेजर इज नॉट अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजर भले ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होगा, ये सिर्फ एम्प्लॉय है। मैनेजर इज जस्ट एन एम्प्लॉय, मैनेजर सिर्फ एम्प्लॉय है। आई टोटली एग्री, मैनेजर जस्ट एम्प्लॉय है, पर उसका काम एमडीडब्ल्यूटीडी जितना भारी है, इसलिए उसको भी इंक्लूड किया। और ये मैंने इंक्लूड नहीं किया, ये सेक्शन 196 अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, उसने इंक्लूड किया है। 196 कहता है कि एमडीडब्ल्यूटीडी और मैनेजर का अपॉइंटमेंट एक जैसा होगा, इनका अपॉइंटमेंट एक जैसा होगा। सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के डेफिनेशन में एमडीडब्ल्यूटीडी तो आते ही है, ये तो अज्यूम्ड है। एमडीडब्ल्यूटीडी के लिए एनईडी प्लस ईडी, एनईडी प्लस एम्प्लॉयमेंट, ये इक्वेशन इनके लिए लगता ही है, पर मैनेजर के लिए एनईडी नहीं लगता है। मैनेजर इज जस्ट एन एम्प्लॉय, मैनेजर इज जस्ट एन एम्प्लॉय, ये सिर्फ एम्प्लॉय है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होता। पर इसका पोजीशन इतना सीवियर है एम्प्लॉय होने के बाद कि इसको मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर जितना दर्जा दिया जाता है। ये चीज को आप याद रखिएगा। ये बहुत दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पे बोले हैं। सर सर ये तुम क्यों करवा रहे हो सर जीवन में ये एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, फिर उसका सर वो इक्वेशन एग्जीक्यूटिव इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव प्लस एम्प्लॉयमेंट, फिर उसमें भी सर मैनेजर नॉन एग्जीक्यूटिव। क्यों सर, क्या क्या तकलीफ है सर जीवन में? तुम्हें अच्छे से पढ़ाओ सर, प्लेनली पढ़ाओ, ठीक लगेगा हमको, प्यार से ऐसे सीधा सीधा पढ़ाओ। एग्जीक्यूटिव फिर नॉन एग्जीक्यूटिव है, फिर मैनेजर नॉन एग्जीक्यूटिव। सर क्यों बदले ले, किस बात के बदले ले रहे हो सर हमसे? नालायक चंपत, बदली नहीं ले रहा हूं, ये ऐसा ही है, डीप में पढ़ा रहा हूं, ओरिजिनलिटी में ऐसा है, प्रैक्टिकलिटी में ऐसा है, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है कि मेरे को शौक चल रहा है तुमको फ्रस्ट्रेट करने का। ये इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। कंपनीज एक्ट 2013 के 99% सेक्शंस मेरे भाई, 99% सेक्शंस ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। 99% सेक्शन सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 99%, सिर्फ 1% सेक्शन ऐसे है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, सिर्फ 1%। जैसे 190, 196, 197 जो स्पेसिफिकली एग्जीक्यूटिव को लगने चाहिए उस हिसाब से बनाए हैं। 99% सेक्शन एनईडी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की, मैं बात करता हूं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में जरा गौर से सुनना, ओपन माइंड रखना। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में बोला है कि अनसाउंड माइंड का पर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता। सेक्शन 164 में बोला है अनसाउंड माइंड का पर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता। और 164 ये स्पेसिफिकली एनईडी के लिए बनाया गया है, स्पेसिफिकली एनईडी के लिए बनाया है, स्पेशली सिर्फ फॉर एनईडी। और अगर ये स्पेसिफिकली एनईडी के लिए बनाया है और बोल रहा है कि अनसाउंड माइंड का पर्सन एनईडी नहीं बन सकता, तो क्या अनसाउंड माइंड का पर्सन ईडी बन सकता है? क्या ईडी बन सकता है? क्योंकि ईडी के बारे में तो कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है कहीं पे, सिर्फ 164 में ही लिखा है। क्या अनसाउंड माइंड का पर्सन ईडी बन सकता है? क्या अलाउ करते? मतलब अनसाउंड माइंड का पर्सन एनईडी नहीं बन सकता पर ईडी बन सकता है, ये कैसा इंटरप्रिटेशन हुआ? माना मैंने 164 एनईडी को मद्देनजर रखते हुए बनाया है, ईडी को उन्होंने ध्यान में रखा ही नहीं, पर क्या अनसाउंड माइंड का पर्सन ईडी बन जाएगा? तो बेसिक इसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग यह है कि भले ही 99% सेक्शन एनईडी को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, पर वो इस हिसाब से बनाए हैं क्योंकि ड्राफ्टमैन चाहता है कि इक्वेशन सबको बताए कि ईडी इज इक्वल टू एनईडी प्लस एम्प्लॉयमेंट। मतलब अनसाउंड माइंड का पर्सन अगर वो एनईडी नहीं बन सकता, अनसाउंड माइंड का पर्सन अगर एनईडी नहीं बन सकता, सही है, पर ये प्रोविजन ईडी को भी लग जाएगी क्योंकि ईडी भी सबसे पहले एनईडी है। ये एनईडी नहीं बन सकता, अनसाउंड माइंड का पर्सन एनईडी नहीं बन सकता, तो ऑब्वियस सी बात है कि अनसाउंड माइंड का पर्सन ईडी में नहीं बन पाएगा। क्योंकि वो एनईडी ही नहीं बन पाएगा तो इक्वेशन तो कंप्लीट होगा ही नहीं ना। एनईडी इज आत्मा, ईडी इज शरीर। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। सर तुम आस्था चैनल बंद करो, सर आस्था चैनल बंद करो, तुम पढ़ाओ पहले चुपचाप। हाँ ठीक है, बताने की कोशिश कर रहा हूं। एनईडी के सिवा ईडी बन ही नहीं सकता। कभी अगर एनईडी मर गया, आत्मा मर गई, तो शरीर सिर्फ प्रेतात्मा बन के रह जाएगा, शरीर सिर्फ प्रेत बन के रह जाएगा। एम्प्लॉयमेंट ये प्रेत ही तो है,
सिर्फ बॉडी चलती है। तुम अभी आर्टिकलशिप कर रहे हो, तुम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, तुम्हें पता है दिल से कभी तुम आर्टिकलशिप में जाते नहीं हो, तुम्हारी बॉडी जाती है प्रेत जैसे, डेड बॉडी जैसे जाते हो, डेड बॉडी जैसे आते हो। बस हर थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, सॉरी, थोड़ा ज्यादा हो गया वो, मतलब लेबर वेबर तक के ठीक था, ये कुछ ज्यादा हो गया। पर तुम खुद सोचो यार, तुम आर्टिकलशिप में जाते कैसे हो, जरा बताओ मुझे कमेंट करके। क्या तुम खुशी खुशी जाते हो, सेलिब्रेट करके जाते हो कि तो वापस जाना पड़ रहा है, मेरी जिंदगी बर्बाद, हाय मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई करके वापस आते हो? तो डेड बॉडी नहीं तो क्या है, क्योंकि आत्मा मिसिंग है मेरे भाई, डिसीजन मेकिंग मिसिंग है। वही तुम सोचो, अगर तुम खुद की प्रैक्टिस में जाओगे, सीए की प्रैक्टिस में, खुद की प्रैक्टिस सेट की सीए की प्रैक्टिस उसमें जाओगे, डिसीजन मेकिंग आएगा भैया, एनईडी शिप आएगा, डिसीजन मेकिंग आएगा भैया, बॉडी, डेड बॉडी में आत्मा आएगी, आत्मा आएगी, जीवंत इंसान बन के जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? तुम बस बात इतनी समझो, बहुत घुमा के लाया, बट बात तुम इतनी समझो कि अनसाउंड माइंड का पर्सन एनईडी नहीं बन सकता। एनईडी अगर वो नहीं बन सकता तो ईडी कैसे बनेगा? क्योंकि ईडी इज इक्वल टू एनईडी प्लस एम्प्लॉयमेंट। ईडी इज इक्वल टू एनईडी प्लस एम्प्लॉयमेंट। तो आप ईडी ही एनईडी ही नहीं हो तो ईडी कैसे बन पाओगे? ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। सो 99% लाइक सेक्शन 164 99% सेक्शंस जो एनईडी के हिसाब से बनाए गए हैं वो सब के सब ऑटोमेटिकली ईडी को लग जाएंगे, बिकॉज वो 99% सेक्शन एनईडी को लगते हैं और एनईडी ईडी होता है, एनईडी ईडी होता है, इसलिए वो सभी के सभी ईडी को लगेंगे। एडिशनली जो ईडी के लिए स्पेसिफिकली बनाए हैं वो तो ईडी को लगने ही वाले हैं, वो तो ईडी को लगने ही वाले हैं। ये चीज को आपको अभी इसी वक्त समझना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं समझा आपके अगले 15-20 लेक्चर बेकार है। क्योंकि आप जब पूरे सेक्शन कंपनी जाके पढ़ोगे ना, हर जगह एनईडी दिखेगा, तो मेरे को हर बार पूछोगे सर क्या ईडी के लिए नहीं है, सर क्या एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं है? नहीं बेटा, अगर वो एनईडी के लिए बोला है तो ईडी के लिए कंफर्म है, वो अज्यूम कर लो ईडी के लिए बनाया हुआ है, लेकिन हर जगह बोला नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है? जोर से बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सो जोर से बोलो, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि ये आइडिया क्लियर है क्या, जो मैंने अभी आपको समझाया वो क्रिस्टल क्लियर है क्या, वो मुझे समझाइएगा। और ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है? प्लीज गो फॉर इट फास्ट। बहुत काम की चीज बोली है, अगले 15-20 लेक्चर में ताकत से काम में आएगी। गो फॉर इट फास्ट। कंपल्सन है इसीलिए जाते हैं। सो ट्रू। देखा, मैंने बोला तुमको, तुम क्या प्रेतात्मा जैसे जाते हो, प्रेतात्मा जैसे वापस आते हो। चलो डन। एवरीबॉडी इज क्लियर? सो यहां पे मैंने एनईडी ईडी वाला कंटेंट काफी अच्छे से बोल के रख दिया है, इसको बड़े अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है? अब अगली तकलीफ जो शुरू होती है वो शुरू होती है कि एमडीडब्ल्यूटीडी और मैनेजर। अगर आपको ईडी समझ में आया है तो अगली तकलीफ शुरू होती है कि एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर में फर्क क्या है। उसके पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर को कैसे देखना है। सेक्शन 196 ये एमडीडब्ल्यूटीडी और मैनेजर के बीच में कोई फर्क नहीं करता, इसलिए मुझे इन तीनों को साथ में एज ए ईडी बताना जरूरी है। मेरी मजबूरी है, आप ऐसा समझो कि भैया एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर को 196 एक ही साथ अपॉइंट करता है, एक ही सेक्शन में, इसलिए मुझे एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर को आपको साथ में समझाना जरूरी है। और साथ में समझाना जरूरी है इसलिए क्लैरिफिकेशन भी देना जरूरी है, तो मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मींस मैनेजिंग डायरेक्टर वोल टाइम डायरेक्टर, और मैनेजिंग डायरेक्टर वोल टाइम डायरेक्टर के लिए ईडी इज इक्वल टू एनईडी प्लस एम्प्लॉयमेंट इक्वेशन 100% सही है, 100% सही है, 100% सही है एमडीडब्ल्यूटीडी के लिए। पर मैनेजर ये इंक्लूड होता है। क्यों इंक्लूड होता है? क्योंकि एमडीडब्ल्यूटीडी के सिमिलर पावर मैनेजर को होते हैं, पर मैनेजर ये एनईडी नहीं होता, सिर्फ एम्प्लॉय होता है। ये डिसीजन मेकिंग कर सकता है पर एम्प्लॉयमेंट में डिसीजन मेकिंग कर सकता है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है? उसका डे टू डे एम्प्लॉयमेंट में। अब बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग भी ये कर सकता है क्योंकि पावर नियरली सेम है, पर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ने खुद होकर बोला है कि मैनेजर को आप सिर्फ एम्प्लॉय मानो, आप उसको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का दर्जा कभी मत देना, ठीक है? इसलिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऊपर के जो 99% सेक्शंस है वो मैनेजर को कभी अप्लाई नहीं होंगे, मैनेजर को कभी अप्लाई नहीं होंगे। सिर्फ 1% सेक्शन जो ईडी के बनाए हैं वो सिर्फ मैनेजर को अप्लाई होंगे। ये चीज को कृपया बड़े अच्छे से याद रखिएगा। इसके क्लैरिफिकेशन के लिए एक और चीज मैं यहां पे दे रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब आपका क्लैरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग, क्रिस्टल क्लियर है, डायमंड क्लियर है। इसलिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए एमडीडब्ल्यूटीडी और मैनेजर दो पार्ट में डिवाइड किया। एमडीडब्ल्यूटीडी के पावर्स एंड ड्यूटीज, ये एमडीडब्ल्यूटीडी को भी है, मैनेजर को भी है, इसलिए दोनों जगह टिक किया है।
एनईडी की पावर्स एंड ड्यूटी एमडीडब्ल्यूटीडी को है पर मैनेजर को नहीं है। एमडीडब्ल्यूटीडी के डिस्क्वालिफिकेशन एमडीडब्ल्यूटीडी को भी लगते हैं, मैनेजर को भी लगता है, क्योंकि मैनेजर एमडीडब्ल्यूटीडी के कैटेगरी में प्लेस किया गया है। पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन ये सिर्फ एमडीडब्ल्यूटीडी को लगेंगे, मैनेजर को कभी नहीं लगेंगे। बस इतनी क्रिस्टल क्लैरिटी आप दिमाग में रखना, बची हुई चीजें अपने आप बिल्टअप होती जाएगी, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा अपने आप चीजें बिल्टअप होती जाएगी। तो मैं चाहूंगा ये दो डायग्राम्स भी आप लिख के रखिए मैनेजर के क्लैरिफिकेशन के लिए। आप हेडिंग भी डाल सकते हो, क्लैरिफिकेशन अबाउट मैनेजर। समझ में आया क्या? मुझे जरूर बोलिएगा। डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। सो आपको मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर के बीच का डिफरेंस आगे समझ में आया होगा, और ये डिफरेंस को और अच्छे से समझने के लिए वी विल गो टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर एक्सेट्रा। ठीक है, सो आप डेफिनेशंस में आ जाइए। आपके बुक के अंदर डेफिनेशंस भी दिए हैं मैंने कि मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, फुल टाइम डायरेक्टर, इनके डेफिनेशन किस प्रकार होते हैं। ये देखिए यहां पे पूरे के पूरे डेफिनेशंस मैंने देखे रखे हैं, इसको बड़े अच्छे से पढ़ना है, और एग्जाम में इसके ऊपर एक दो बार सवाल भी पूछा गया है, तो ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये डेफिनेशन आप खुद एक बार पूरे के पूरे रीड करके देखिए। ठीक है, कौन सी चीज के ऊपर सवाल पूछा है और क्या पूछा है वो मैं आपको मेंशन करूंगा, पहले एक बार सिर्फ इसको रीड कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। चल रीडिंग हो गया सबका। अब कौन सी चीजों के ऊपर ये आया था सवाल, उनको थोड़ा सा अपन एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट एरियाज है। यहां पे देखो लिखा गया है अ पर्सन ऑक्यूपाइंग अ पोजीशन ऑफ मैनेजर। कहीं पढ़ा हुआ ऐसा लग रहा है? लास्ट पार्ट के अंदर जब हमने डायरेक्टर का डेफिनेशन देखा था तो हमने पढ़ा था कि ओल्ड कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन में कि पर्सन ऑक्यूपाइंग अ पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इज आल्सो डायरेक्टर, वैसे ही यहां पे लिखा है कि पर्सन ऑक्यूपाइंग अ पोजीशन ऑफ मैनेजर इज आल्सो मैनेजर। साथ में तड़का के लिए लिखा है बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, मतलब सेम सेंटेंसेस रिपीट है। तो यहां पे भी मैनेजर तो है ही, साथ में डीम्ड मैनेजर का भी कंसेप्ट बन रहा है। कौन सा मैनेजर बोले वजह से? डीम्ड मैनेजर मेरे भाई, डीम्ड मैनेजर। जैसे कल डायरेक्टर और डीम्ड डायरेक्टर बना था वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट वाला मैनेजिंग डायरेक्टर वाले एरिया में ये वाला एरिया बड़ा काम का है। दिस वन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसके ऊपर सवाल पूछा है। कोई भी बंदा रूटीन नेचर के वर्क कर रहा है इसलिए मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होता। ये पैराग्राफ का थोड़ा सा मतलब समझना। इफ पर्सन डूइंग this work will not necessarily to be MD। नेसेसरी नहीं है कि वो MD बन जाएगा क्योंकि वो ये काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? कि भैया कॉमन सील यूज कर रहा है, कि भैया जो चेक है वगैरह चेक उनको ड्रॉ, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ इंडोर्स कर रहा है, या शेयर सर्टिफिकेट साइन कर रहा है, रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर कर रहा है, इस वजह से वो एमडी नहीं बन जाएगा। ये रूटीन नेचर के वर्क। एग्जाम में पूछा गया है कि एक बंदे को अपॉइंट किया, वो ये सब काम कर रहा है, क्या उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बुलाएगा? आंसर है नहीं। रूटीन नेचर के वर्क करने की वजह से कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन जाता। उसको मैनेजमेंट ऑफ अफेयर में अपॉइंट करना है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए, बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट विद द कंपनी, इसके लिए मैं सेक्शन 190 रेफर करूंगा, बाय वर्च्यू ऑफ रिजोल्यूशन पास्ट। आपको पता है मैंने अपॉइंटमेंट के लिए 3 चीजें बोली थी, कंसेंट, रिजोल्यूशन, अजम्पशन। सो यहां पे ये देखो यही तो बात की है, रिजोल्यूशन की ही तो बात की करके रखी है यहां पे। ये रिजोल्यूशन नहीं तो क्या है? आर्टिकल में नाम डालना इज रिजोल्यूशन, एग्रीमेंट पास करना इज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन खुद पास करना इज रिजोल्यूशन। तो जब आप ये करोगे तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। वोल टाइम डायरेक्टर इज क्वाइट सिंपल। वोल टाइम डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वोल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी में जो रहेगा वो वोल टाइम डायरेक्टर। तो उसमें ज्यादा एनालिसिस नहीं है, मेन मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर में ही है, ये मार्किंग कर लो। गो फॉर इट फास्ट।
अच्छा, डन एवरीबॉडी, हो गया सबका? ओनली ईडीज कैन बी WTD, तो ये तो एमडी के लिए भी बोल सकते हैं ना, ओनली ईडीज कैन बी एमडी ऑल्सो, मतलब एमडी WTD ही ईडी होते हैं, या ईडी एमडी WTD, और ऐसा सेंटेंस बोलना थोड़ा सा तुषार गलत होगा कि ओनली ईडीज कैन बी WTD। हाँ, मतलब ओनली ईडीज कैन बी WTD बोल सकते हैं, थोड़ा वो अटपटा सा लगता है, बट हाँ कि भैया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही वोल्टेम डायरेक्टर होते हैं नॉर्मली, ठीक है, एमडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं नॉर्मली, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर या वोल्टेम डायरेक्टर होंगे, पर ये डेफिनेशन में इंक्लूड किया है मैनेजर, तो हमको उनको भी इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये चीज को याद रखना। ये चीज होने के बाद में नीचे वापस से डिटेल एनालिसिस में मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर, वोल्टेम डायरेक्टर और मैनेजर का डिफरेंस दिया है, इसको मैंने ऑलरेडी समझाया भी है, आप कृपया इसको भी एक बार रीड कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। श्योर, डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। ये होने के बाद में अब नीचे हमको नहीं जाना है, नीचे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स को आप बाद में जाना, ठीक। अभी हम जाना चाहेंगे हमारे थर्ड चैप्टर में स्ट्रेट अवे, ठीक है। सो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नाउ कम टू थर्ड चैप्टर। जैसे मैंने बोला था एट रैंडम किधर भी घूम सकते हैं अपन, सो नाउ इट्स टाइम कि हम हमारे थर्ड चैप्टर के अंदर आ जाए, ठीक है। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल, तो समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वैसे आपको शायद पता होगा तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने उस चैप्टर की सेक्शन लिस्ट दी है, उसके ई फॉर्म्स वगैरह भी देके रखे हैं, उसके रूल्स नंबर्स भी देके रखे हैं, ये आपको यूज हो सकते हैं इसलिए देके रखे, कृपया इसको देखना। चलो, अब आप थर्ड चैप्टर में स्ट्रेट अवे आ जाओगे। प्लीज कम टू पेज नंबर 3.3 बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 196 जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का है। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल, तो जाके समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। इस डायग्राम के ऊपर आ जाइएगा कृपया, ठीक है, इस डायग्राम के ऊपर आ जाएगा। हाउ मैनेजर इज अपॉइंटेड इफ नॉट अपॉइंटेड इन बीओडी, अनिल अभी वो समझ में आएगा, जस्ट आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी समझ में आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छी तरीके से, वो भी समझ में आएगा, उसी की तरफ हम जा रहे हैं। सो अगर आप आ गए हो पेज नंबर 3.3 पे, तो आपको सबसे बड़े फॉन्ट में यहां पे एक इक्वेशन अपना लिखा हुआ दिखेगा, जो हमने अभी अभी याद किया है, दैट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉयमेंट। ये देखिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉयमेंट। नाउ वी विल टॉक कि भैया एक्चुअली इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, एक्चुअली इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी आपको किसी भी बंदे को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है, तो आप उसको नॉर्मल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, और नॉर्मल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनीज एक्ट में सेक्शन 160 में अपॉइंट होता है। कौन से सेक्शन में बोले एक बार? 160। बिकॉज नॉर्मल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करना इज ऑर्डिनरी बिजनेस। आपको सीए इंटर के बेसिक्स में मैंने 4 ऑर्डिनरी बिजनेस बोले होंगे, दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते 4, डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड, अकाउंट्स, ठीक है, दादा DADA, डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड, अकाउंट्स, ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट इज ऑर्डिनरी बिजनेस। तो नॉर्मली, मैं हर बार नहीं बोल रहा हूं, हर बार नहीं बोल रहा हूं, मैंने खुद ने बोला है कि हर बार ऑर्डिनरी में ऑर्डिनरी नहीं, पर नॉर्मली ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है। तो हम नॉर्मल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए सेक्शन 160 के अंदर जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं, और उसको हम एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव न्यू डायरेक्टर करके अपॉइंट करते हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की शुरुआत ही यहां से है कि आप उसको पहले नॉर्मल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करो। मैनेजर का हम देखेंगे, डोंट गो विद द मैनेजर राइट नाउ, आगे क्लैरिफिकेशन आएगा, डोंट वरी। पर नॉर्मल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट के बगैर एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता, इसलिए ऑर्डिनरी बिजनेस, जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अपॉइंट कर दो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करके। यहां तक आइडिया क्लियर है। पर बाद में उसको एम्प्लॉयमेंट देना है, और एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है फिर सेक्शन नंबर 196 जो अभी हम पढ़ रहे हैं। सेक्शन 196 कहता है कि अगर आपको किसी भी बंदे को एम्प्लॉयमेंट देना है, और खास करके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, यह मैनेजर के लिए भी एप्लीकेबल है। पहले ये जो एनईडी वाला है, यह सिर्फ एमडी और डब्ल्यूटीडी को एप्लीकेबल होगा,
लेकिन आप जब एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो एमडी को साथ में डब्ल्यूटीडी को और साथ में मैनेजर को भी एप्लीकेबल है। सो अगर आप मैनेजर अपॉइंट करना चाहते हो तो 196 में आपको सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का रेजोल्यूशन पास करना है, और 196 कहता है किसी को भी मैनेजर बनाना है तो बोर्ड मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पहला नॉमिनेशन के लिए कि इसको बनाओ, फिर जनरल मीटिंग का आपको अप्रूवल लगेगा मेंबर्स का पर जनरल मीटिंग का अप्रूवल इतना आसान नहीं है, बड़े अच्छे से ध्यान देना, क्लिष्ट है ये, क्लिष्ट खतरनाक है। उसमें भी अमेंडमेंट आया है 2-4 साल पहले 2017 में, सो वो भी हमको अच्छे से देखना पड़ेगा, तो बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए मेंबर का अप्रूवल लगेगा। अब जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की तो एम्प्लॉयमेंट में एक एज होता है रिटायरमेंट का, किस केसेस में 58, कुछ केसेस में 60, कुछ केसेस में 65, कुछ केसेस में 68, कुछ केसेस में 70। हम चलो यहां पे मैक्सिमम 70 एज मान लेते हैं रिटायरमेंट का, मैक्सिमम कि चलो डायरेक्टोरियल पोजीशन है, काम के बंदे भैया बहुत जल्दी रिटायर नहीं होनी चाहिए, तो मैक्सिमम हमने एज मान लिया भाई साहब 70। कितना एज मान लिया हमने? 70। तो यहां बोला है मेंबर्स का अप्रूवल एज पर एज लगेगा। एज पर एज क्यों? क्योंकि बहुत बुजुर्ग आदमी है, फिजिकली मेंटली इनकेपेबल है, नॉर्मली बुजुर्ग होने के बाद में थोड़ा मेंटली भी थोड़ा सिकनेस आता ही है, सो फिजिकली मेंटली इनकेपेबल है और आप उसके लिए मेंबर करो, आप उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाओगे, तकलीफ की बात है। तो नॉर्मली अगर एज मेंबर, देखो बोर्ड का ऑर्डिनरी आ गया, मेंबर्स का अप्रूवल अगर 21 से 70 के बीच में एज है, 21 to 70 मतलब रिटायरमेंट का एज नहीं आया है, 21 to 70 है तो जीएमओआर से बात बन जाएगी। जीएमओआर मतलब देखो, एक जीएमओआर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नॉन एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए, एक बोर्ड का अप्रूवल नॉमिनेशन के लिए, और एक जीएमओआर एम्प्लॉयमेंट के लिए, और एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है इसलिए 21 से 70 के बीच में नॉर्मल जीएमओआर। अगर रिटायरमेंट का एज पार कर दिया, 70 वाला एज पार कर दिया, मैक्सिमम हमने ले लिया 70 वाला एज पार कर दिया, तो जीएमएसआर जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि आपने 70 का एज पार किया है, मेंबर्स को चेक करना पड़ेगा कि भैया फिजिकली मेंटली इनकेपेबल है क्या, ठीक है, और तभी जाके जीएमएसआर पास होगा। अगर ये उसमें भी एक्सेप्शन को एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को पहला एक्सेप्शन 70 के अबव है जीएमएसआर, फर्स्ट एक्सेप्शन 70 के अब X1 बोला तो मतलब तुम एकदम तुम्हारे एक्स को याद मत करना, ठीक है, कुछ लोग सेंटे हो जाएंगे, कंट्रोल करो, तड़प के इस दिल से बाद में होगा। X1 कि मैं सब बात कर रहा हूं, इट इज बेसिकली एक्सेप्शन 1, और एक्सेप्शन 1 ही है कि 70 के अबव एज है तो जीएमएसआर लगेगा। उसको भी एक्सेप्शन है कि अगर आपका जीएमएसआर लॉस्ट हो गया, X2 एक्सेप्शन को एक्सेप्शन है, आपकी एक्स को एक्स है, अरे मतलब आपके एक्स को एक्स है मतलब, अरे तुम सेंटी मत हो यार, इट्स ओके, याद आती है उसकी, इट्स फाइन, आपके एक्स का भी एक्स हो सकता है, इट्स ओके। वैसे ही एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है भाई कि भैया 70 के अबव एज है, जीएमएसआर लगना चाहिए, पर जीएमएसआर भी अगर लॉस्ट हो गया, पास हुआ तो अपॉइंटेड है, पास हुआ तो अपॉइंटेड, पर जीएमएसआर भी लॉस्ट हो गया, तो ऐसे केसेस में अगर लॉस्ट हुआ तो देखो कि एटलीस्ट मेजॉरिटी वोट तो भी आए हैं क्या, मेजॉरिटी वोट तो भी आया है क्या। अबाउ 70 ईयर से जीएमएसआर लॉस्ट हो गया, ये देखो कि एटलीस्ट जीएमओआर तो भी पास हुआ है क्या, उसी जो लॉस्ट हुआ ना जीएमएसआर, उसी लॉस्ट जीएमएसआर में ढूंढो क्या एटलीस्ट जीएमओआर तो भी पास हुआ है क्या, वोट कास्टेड इन फेवर एटलीस्ट ज्यादा है क्या, एटलीस्ट यहां पे मैं लिखना चाहूंगा एटलीस्ट जीएमओआर तो भी पास हुआ है क्या, वही एसआर जो लॉस्ट हुआ, हो सकता है ना कि एसआर लॉस्ट हुआ 3/4 वोट नहीं आए, पर ऐसा हो सकता है मेजॉरिटी आ गए। सो देखो कि वोट कास्टेड इन फेवर अगेंस्ट से ज्यादा है क्या, मतलब जीएमओआर पास हुआ है, वोट कास्टेड इन फेवर, मतलब एसआर नहीं हो पाया, 3/4 नहीं मिल पाया, पर एटलीस्ट मेजॉरिटी आ गया, ठीक है, एटलीस्ट मेजॉरिटी आ गया। या देखो कि भैया उससे भी कम है, मेजॉरिटी भी नहीं आया, अगर मेजॉरिटी भी नहीं आया, अगेंस्ट है, तो अपॉइंट हो ही नहीं सकता, चलो माना मेजॉरिटी आया नहीं, पर अगर 3/4 फेल हो गया पर मेजॉरिटी वोट आ गए, तो सीजी अप्रूवल से भी अबाउ 70 वाले बंदे को 90 डेज में सीजी अप्रूवल से अबाउ 70 वाले बंदे को आप अपॉइंट कर सकते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आपकी एक्स को एक्स है, आपके एक्स को एक्स है, समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कह रहा हूं। तो पहला एक्सेप्शन अबाउ 70 जीएमएसआर, चलो जीएमएसआर पास नहीं हुआ, 3/4 तक के पहुंच नहीं पाए, 75% के पहुंच नहीं पाए, बट साला 51 अचीव हो गया, 51 अचीव हो गया, सीजी को पूछ लीजिए, सीजी बोले ओके तो ओके। इस प्रकार एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, इस प्रकार। चलो अब कितने अप्रूवल हुए,
जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए, फिर बोर्ड का ऑर्डिनरी नॉमिनेशन के लिए, फिर जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी या स्पेशल, उसमें भी ऑर्डिनरी प्लस सीजी भी हो सकता है, ठीक है, इतने अप्रूवल। और फिर अपॉइंट होने के बाद पब्लिक इंटरेस्ट में बंदा काम करे, पब्लिक इंटरेस्ट में बंदा काम करे, इसलिए चेक करो शेड्यूल 5 के हिसाब से सही है क्या। शेड्यूल 5 के हिसाब से मतलब शेड्यूल 5 इज अबाउट कैरेक्टर ऑफ डायरेक्टर। आप बड़े कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरशिप उसको दे रहे हो, मजाक नहीं है। रामालिंगा राजू और ये विजय माल्या, आदरणीय परम पूजनीय भगोड़ा कैसे भी विजय माल्या जैसे निकले तो कंपनी को लेकर डूबेंगे ये। सो शेड्यूल 5 में कैरेक्टर असेसिनेशन नहीं, कैरेक्टर असेसमेंट होता है कि भैया सही कैरेक्टर का है क्या। और अगर शेड्यूल 5 में बैठा है तो अपॉइंट करो, शेड्यूल 5 में नहीं बैठा है तो सीजी अप्रूवल वापस से ले लो। मतलब एक सीजी अप्रूवल मेजॉरिटी वोट पास करने का अबाउ 70 लगेगा, और दूसरा कैरेक्टर असेसमेंट के लिए एक सीजी अप्रूवल लगेगा कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने वाला बंदा है क्या। MR2 में सीजी को अप्लाई करो, 90 डेज में अप्रूवल आएगा, सेक्शन नंबर 201। यहां पे भी जो सीजी का अप्रूवल है वो MR2 में है, 90 डेज में, सेक्शन नंबर 201। देखो कितने अप्रूवल्स आए हैं मेरे भाई, कितने अप्रूवल्स। ये इसीलिए मैं आपको बोल रहा था इक्वेशन बड़ा काम का है। एक वापस बोलता हूं, पूरा एक बार रिवाइज कर लो शांति से। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इक्वल टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस एम्प्लॉयमेंट। नॉन एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए 160 में GMOR ऑर्डिनरी बिजनेस है दादा, ऑर्डिनरी बिजनेस होते 4 ऑर्डिनरी बिजनेस है, नॉर्मली ऑर्डिनरी सोल्यूशन आ गया। एम्प्लॉयमेंट के लिए बोर्ड नॉमिनेट करेगा, मेंबर का अप्रूवल। हाँ, रिटायरमेंट का एज अचीव नहीं किया, GMOR से बात बन जाएगी, नॉर्मल सी बात है। रिटायरमेंट का एज अचीव किया, GMSR पास कर लो भैया। अच्छा पास हुआ, अच्छी बात है, नहीं हुआ मेजॉरिटी वोट आ गए, GMOR पास करके सीजी अप्रूवल ले लो, बात हो गई। फिर उसके बाद में पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाहिए तो कैरेक्टर असेसमेंट शेड्यूल 5 में होगा, और कैरेक्टर असेसमेंट में नहीं फिट बैठा सीजी अप्रूवल ले लीजिए। सीजी ने अप्रूव कर दिया तो हर एक का कैरेक्टर फिट है भाई। और इस हिसाब से MR2 90 डेज में 201 फाइल करो, काम फतेह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया। मैनेजर के लिए सिर्फ 196 लगेगा, MDWTD के लिए सभी कुछ लगेगा। मैनेजर के लिए 196 और इधर का अप्रूवल, मतलब ब्लॉक, मैं इसको ब्लॉक्स दे देता हूं। दिस इज ब्लॉक नंबर 1, दिस इज ब्लॉक नंबर 2, दिस इज ब्लॉक नंबर 3, क्योंकि 3 अप्रूवल्स है ना, 3 ब्लॉक अप्रूवल्स है। तो MDWTD के लिए 1 2 3 तीनों, और मैनेजर के लिए दूसरा और तीसरा, दैट्स ऑल। ठीक है, समझ में आया क्या मुझे जरूर बताइए। आप अगर समझ रहे होंगे तो देखो इसी के अंदर मैंने 196, मैंने 160 और आप देखोगे तो 201, 3 सेक्शन दन 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 लगा दिए। क्लियर है। हालांकि मेन थीम सेक्शन 196 चल रहा है, 196 160 और 201 का तो क्रॉस रेफरेंस चल रहा है, पर इसी प्रकार पढ़ा जाता है बच्चों। इसी, अब मुझे बताओ बिना 160 और 201 के मैं कैसे पढ़ाता आपको ये सेक्शन, कैसे पॉसिबल है इसको पढ़ाना, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं क्रॉस रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कृपया इसको आप मार्क कर लीजिए, सब मार्किंग कर लीजिए ईमानदारी से। गो फॉर इट फास्ट। बहुत बढ़िया। सो अगर मार्किंग हो गया है, नाउ वी विल गो कि प्रोविजंस वगैरह हम ठीक से पढ़े और प्रोविजंस वगैरह को हम ठीक से देखें। मैं चाहूंगा आप आ जाइए अब नीचे। कुछ मैं एट रैंडम जा रहा हूं तो कुछ कुछ पोर्शन में बीच बीच में स्किप कर रहा हूं, ठीक है। वो एट द एंड जब हम सेक्शन पूरा का पूरा कवर करेंगे उस वक्त तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट फिलहाल मुझे एक स्पेसिफिक फ्लो में जाना जरूरी है। तो जो जो मैं बोल रहा हूं उसके साथ साथ चलो, सेक्शन ऑटोमेटिकली एंड में पूरा कवर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आप क्या करो, आप आ जाओ सेक्शन नंबर 161 नेक्स्ट पेज के ऊपर, इमीडिएट नेक्स्ट पेज के ऊपर 196 सबसेक्शन 2 के ऊपर आ जाइए, फटाफट फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। 196 सबसेक्शन 2 के ऊपर आ जाइए। ओके, अब बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर ये वीएम के दो बार पास करना जरूरी है क्या? इधर एक वीएमओआर, फिर इधर वापस से सर वीएमओआर, इधर वीएमएसआर, सर दो पास करना जरूरी है क्या? दो पास करना जरूरी है? मैं इसके लिए आपको एक मस्त केस देना चाहूंगा, बड़े अच्छे से आपने याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी का नाम है, समझो दर्शन इस्पात लिमिटेड। दर्शन इस्पात लिमिटेड नाम है, ठीक है, दर्शन इस्पात लिमिटेड। इस्पात मतलब स्टील होता है, ठीक है, जिनको नहीं पता नालायक लोगों। दर्शन इस्पात लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 185th रैंक। दर्शन इस्पात लिमिटेड, DIL, दिल।
और तुम मेरे दिल के मेंबर्स हो, ठीक है। तुम दर्शन इस्पात लिमिटेड के मेंबर हो। मैं एक दिन तुम्हारे पास आया, मेरा तुम्हारी कंपनी से कोई लेन देन नहीं था, तुम दिल के मेंबर्स हो। मैं तुम्हारे पास आया, मैं बोला ए भाई मैं दर्शन हूं, दर्शन फ्यू ईयर्स एंड किलोग्राम्स बैक, ठीक है, ऐसे दिखता था मैं, कुछ ईयर्स और किलोग्राम्स पीछे मैं ऐसा दिखा करता था। मैं तुम्हारे पास आया, ए भाई मैं दर्शन करे, मेरे को तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर बनाओगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाओगे? आप बोले कौन आप? मैं बोला मैं दर्शन करे, शीएश बेकाम, मुझे काम चाहिए, प्लीज मुझे काम दे दो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दो। अब आप मेरे को जानते नहीं, मेरे को पहचानते नहीं, आप बोलोगे यार एकदम से उठा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए, कहीं ये नीरव मोदी विजय मल्ल्या निकला तो कंपनी को पूरा घोल के खा के पी जाएगा, भाग जाएगा यहां से। तो आपने मुझे बोला कि नहीं नहीं यार एग्जीक्यूटिव नहीं। फिर आपने मेरे क्वालिफिकेशन देखे, मेरे क्वालिफिकेशन है शीएश बेकाम, शीए में मैं नहीं कर पाया, बट सीए में भी ऐड कर दो अगर थोड़ा सा, मतलब सीए में बेकाम अगर मेरा क्वालिफिकेशन है, तो तुमने सोचा कि यार इसको पूरे तरीके से हकाल देना भी से नहीं है, इतने अच्छे क्वालिफिकेशन है इसके पास, बेकाम भी है बंदा, तो तुमने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं। अब जब आप किसी भी नए पर्सन को ट्राई करोगे तो आप उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बनाओगे। तो आपने क्या बोला मुझे कि सर, हाँ तभी भी आप मेरे को सर ही बोलते थे, टेंशन ना लो, सर हम आपको पहले टेस्ट करेंगे, आप देखेंगे आप कैसा काम करते हो, हम आपको पहले सर नॉन एग्जीक्यूटिव बनाएंगे, जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी पास करेंगे, सर आपको पहले नॉन एग्जीक्यूटिव बनाएंगे सेक्शन 160 के अंदर सर, और फिर आपका काम हमें अगर पसंद आया तो बोर्ड का ऑर्डिनरी पास करके नॉमिनेट करेंगे, फिर वीएमओआर और एसआर के साथ, वैसे सर तुम बुड्ढे ही दिखते हो, 70 के अबव तो तुम लगते ही हो, तो ऐसे केस में एसआर पास कर लेंगे सर। मैं बोला नालायक, 70 के अबव लिखता हूं मैं, नहीं सर कोई नहीं, ऑर्डिनरी पास कर लेंगे, सर जीएमओआर पास करेंगे सर एम्प्लॉयमेंट के लिए, और फिर 90 डेज में सर एक तो शेड्यूल 5 कंप्लाई करेंगे, नहीं तो सर 90 डेज में सीजी अप्रूवल ले लेंगे सर। द 90 डेज है उसके अंदर हम सीजी अप्रूवल ले लेंगे सर, सीजी अप्रूवल ले लेंगे सर, सेक्शन नंबर 201 सर, एंड विद इन 90 डेज फॉर्म नंबर MR2 सर, और आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। मैं बोला बहुत बढ़िया, मतलब आपने पहले मुझे टेस्ट किया, फिर आप ही के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नॉमिनेट किया, फिर आपने मुझे एम्प्लॉयमेंट दिया तो मैं एग्जीक्यूटिव बन गया। आपने पहले मुझे नॉन एग्जीक्यूटिव बना के टेस्ट किया। एक तरीका हो सकता है, ये एक तरीका जिसमें अलग अलग मीटिंग हो रही है, अलग अलग मीटिंग हो रही है, एक ही मीटिंग में नहीं हो रहा है, अलग अलग मीटिंग हो रही है। ये अलग मीटिंग, सेपरेट मीटिंग, ये सेपरेट जनरल मीटिंग, मैं जीएम लिखना चाहूंगा यहां पे, एंड जो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए वो भी सेपरेट जनरल मीटिंग। दो सेपरेट जनरल मीटिंग के अंदर मेरा अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो भैया 2 रिजोल्यूशन तो लगेंगे। वही एक दिन तुम्हारे पास आए नारायण मूर्ति जी, आदरणीय परम पूजनीय नारायण मूर्ति जी आपके पास आए, वेरी गुड गाय, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, हार्डली ए पर्सन विथ एनी हेटर्स। आपके पास आए नारायण मूर्ति जी, रतन टाटा नारायण मूर्ति, कैसे खतरनाक लोग है भाई, खतरनाक एकदम। तो आपके पास है नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति जी बोले कि मैंने दर्शन इस्पात लिमिटेड का नाम बहुत सुना है, क्या आप मुझे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाओगे? नारायण मूर्ति जी आपसे पूछ रहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाओगे क्या? इन्फोसिस के चेयरमैन, प्रमोटर, 10,000 रुपए से कंपनी शुरू की थी, $multi-billion कंपनी बनाई है भाई, वो आपसे पूछ रहे क्या हमें एग्जीक्यूटिव बनाओगे? आप उनको क्या कर लोगे? नहीं सर नारायण मूर्ति जी पहले आपको टेस्ट करेंगे, ये बोलोगे आप उनको? औकात है अपनी कि उनको बोले टेस्ट करेंगे? जिस प्रकार है अभी दिन का 1 मिनट भी हमको दे तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी जीवन में, 1 मिनट दिन का एवरीडे, तो भी एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए रेडी। तो हमने सीधा भैया इनको एग्जीक्यूटिव बनाना है, कोई टेस्ट फेस्ट कुछ नहीं, बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नॉमिनेट कर दो एंड स्ट्रेट जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और यहां जो आप जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी पास करोगे ना, वो 160 का भी माना जाएगा, 196 का भी माना जाएगा, दोनों का यहां पे कंप्लायंस माना जाएगा। ऑब्वियसली शेड्यूल 5 और 90 डेज में सीजी अप्रूवल वो तो आपको लेना ही है, अगर शेड्यूल 5 कंप्लाई नहीं हो पाया तो सीजी अप्रूवल तो आपको लेना ही पड़ेगा। सीजी अप्रूवल विद इन 90 डेज फॉर्म नंबर MR2 सेक्शन नंबर 201। पर ये शेड्यूल 5 कंप्लाई नहीं हो पाया, इफ नॉट तो सीजी अप्रूवल है। हाँ, पिछले भी डायग्राम के अंदर मैं ये ड्रॉ करके रखूं कि शेड्यूल 5 कंप्लाई नहीं हो पाया तो सीजी अप्रूवल है, इफ नॉट। आइडिया क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं चाहूंगा दोनों डायग्राम्स को ड्रॉ करके रखिए, ठीक है? आपके बुक में जो मैंने पेज नंबर बोला नेक्स्ट वाला, उसके साइड में या रजिस्टर में कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। चलो हो गया सबका, लिख लिया सबने बड़े अच्छे से?
ओके, लेट्स गो। सो यहां पे आपका कंप्लीट होता है रिगार्डिंग कि किस प्रकार अपॉइंटमेंट करना है। अब मैं आता हूं नोट्स के ऊपर, कृपया आप नोट्स के ऊपर आ जाइए, ठीक है। जो मैंने आपको पेज नंबर बोला था 3.4, उसके अंदर सबसेक्शन 2 में आइए, ठीक है। इसको अभी हमको ठीक से देखना है। कुछ प्रोविजन है मैनेजिंग डायरेक्टर फुल टाइम डायरेक्टर के, जो हमको साथ साथ में देखना जरूरी है। आ जाइए सबसे पहले फर्स्ट, द मैक्सिमम टर्म फॉर विच एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर कैन बी अपॉइंटेड इज 5 years। मतलब एक बार एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर किसी को भी अपॉइंट करो 5 साल के लिए कर सकते हो। द रीअपॉइंटमेंट कैन बी मेड, स्टार मार्क कर देना, इनका रीअपॉइंटमेंट सिर्फ लास्ट ईयर में ही किया जा सकता है, ओनली इन द लास्ट ईयर, ठीक है। द रीअपॉइंटमेंट कैन बी मेड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिनल अपॉइंटमेंट। ओरिजिनल अपॉइंटमेंट आप कितने भी साल के लिए करो, फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपका 1 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 5 दिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रीअपॉइंटमेंट आप इररिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिनल अपॉइंटमेंट कर सकते हो कितने भी दिनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नॉमिनेट किया 1 अगस्त 2025 को, जनरल मीटिंग ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया 30 सितंबर 2025 को और 5 साल के लिए अपॉइंट किया। 30 सितंबर 2025 को अपॉइंट किया 5 साल के लिए, मतलब टर्म रहेगा 5 years का 30 सितंबर 2030 तक। 5 years यहां पे खत्म होते हैं ना, 25 से लेके 30। अब रीअपॉइंट अगर करना है तो हम एक लास्ट ईयर में, मेड ओनली इन द लास्ट ईयर, सो लास्ट ईयर शुरू होता है 30 सितंबर 2029 से लेके 30 सितंबर 2030। बस यही एक साल में हम रीअपॉइंटमेंट के बारे में सोच सकते हैं, और जो भी हम रीअपॉइंटमेंट यहां करेंगे वो आगे होगा। और ओरिजिनल और न्यू अपॉइंटमेंट का कोई लेन देन नहीं है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट अपॉइंटमेंट भी मैक्सिमम 5 years का है, रीअपॉइंटमेंट भी 5 years का है, तो फर्स्ट ईयर अपॉइंटमेंट 5 years का, रीअपॉइंटमेंट 1 साल का, फर्स्ट 4 year का रीअपॉइंटमेंट 5 का, फर्स्ट 1 year का रीअपॉइंटमेंट 5, 1, 3, इररिस्पेक्टिव। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट अपॉइंटमेंट 5 साल तक कितना भी हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट भी 5 साल तक कितना भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला सबसेक्शन नंबर 3, उसके नीचे बोला है एज 21 से 70 होना चाहिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए। 70 के अबव है स्पेशल रेजोल्यूशन, मार्क कर लीजिए। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अगर से स्पेशल पास नहीं हुआ, इफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ड और ऑर्डिनरी पास हुआ है, तो सीजी अप्रूवल के साथ बात बन सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखा है मैंने उसको, काम की चीज एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि एक्स को एक्स है, तुम्हारी एक्स को एक्स है ना, तो याद रखिएगा, एक्स का एक्स तो याद रहता ही है ना, तो याद रखना भी चाहिए। उसके बाद में अब एज फैक्टर अगर आया ही है तो उसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं बड़े अच्छे से। मैंने एज फैक्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, बिलो 18, 18 to 21, 21 to 70 एंड 70 एंड अबव, ठीक है, अपने हिसाब से जो अपने को जरूरी है। ईडी एनईडी क्या बन सकता है, रेजोल्यूशन कौन सा रिक्वायर्ड है और रीजन क्या लगेगा। बिलो 18 ना बंदा ईडी बन सकता है ना एनईडी बन सकता है, रेजोल्यूशन ऑफ कोर्स कोई नहीं लगेगा, रीजन पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। 18 साल तक के तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, तो ईडी एनईडी क्या बनेगा। 18 to 21 सिर्फ एनईडी बन सकता है, सिर्फ एनईडी, क्योंकि आपने देखना ईडी के लिए 21 के अबव का रिजोल्यूशन बोला है जीएमओआर। सो 18 to 21 सिर्फ एनईडी बनेगा। सेक्शन 160 में आप जीएमओआर पास कर लो, और ईडी 21 के नीचे नहीं बन सकता। क्लियर है। हार्ड ड्रिंक्स पीने का जब एज हो, 21 पता है ना, हार्ड ड्रिंक, शादी करने का जब एज हो, हार्ड ड्रिंक पीने का जब एज हो, तभी ईडी बन सकते हो। 21 to 70 तुमको तो पता ही होगा, है ना, तुम तो 2-4 मार के बैठे होंगे अभी तक, क्या है तो, है ना। सो 21 to 70 ईडी एनईडी दोनों बन सकता है। अगर एनईडी ईडी दोनों बनना है तो जीएमओआर या एसआर, डिपेंडिंग ऑन, ओआर से ही बात होगी, क्योंकि एज 21 to 70 है, एसआर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैन बी ईडी और एनईडी। अबाउ 70 ईडी एनईडी दोनों हो सकता है, पर एनईडी के लिए जीएमओआर, ईडी के लिए जीएमएसआर या तो फिर जीएमओआर प्लस सीजी। थोड़ा समझिएगा, ईडी के लिए जीएमएसआर या तो फिर जीएमओआर प्लस सीजी, हमने ये देखा है अगर एज अबाउ 70 है तो, ठीक है। ये है आपका एज फैक्टर। आपको अगर मार्किंग्स वगैरह करने हैं फटाफट देख लीजिए, कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। वो साइड का टेबल देखना है क्या, फर्स्ट और सेकंड अपॉइंटमेंट का, वो भी बोलिएगा। एनईडी के लिए तुषार सभी एजेस में जीएमओआर लगेगा, पर एनईडी 18 के नीचे नहीं बन सकता, बाकी सब एजेस में जीएमओआर लगेगा। नेहा पूछ रही है सर नारायण मूर्ति का रेफरेंस क्यों लिया है। नारायण मूर्ति का रेफरेंस इसलिए लिया था आपको समझाने के लिए कि भैया एक तगड़ा डायरेक्टर आया तो आप एक ही झटके में डबल काम करने के सिवा एक ही झटके में एक ही मीटिंग में आप क्यों, मतलब दोनों में डिफरेंस था ना। मेरे केस में पहले आप ऑर्डिनरी पास करके मुझे एनईडी बना रहे थे, फिर ऑर्डिनरी पास करके ईडी बना रहे थे, पर नारायण मूर्ति के केस में आपने एक ही जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी या स्पेशल पास किया और दोनों रेजोल्यूशंस का काम हो गया, इसलिए रेफरेंस लिया था, ठीक है। ये हो गया।
अब इसके बाद में आते हैं एनईडी के डिस्क्वालिफिकेशन, ईडी के डिस्क्वालिफिकेशंस कि कब कब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप बन नहीं सकते। ठीक है, अच्छे डिस्क्वालिफिकेशन है, बड़े अच्छे से याद रखना। हम इसको वापस से सेक्शन 164 के साथ जरूर देखने वाले, फिलहाल इसको प्राइमरीली देख ले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। A person who is below the age of 21 years cannot be appointed as MDWTD manager. ये सबको पता है, अभी मैंने बताया। The person is disqualified for being NED ED कब? If the person is undischarged insolvent. Undischarged insolvent मतलब अभी भी insolvent है, अभी तक के discharge नहीं हुआ। Not discharged from insolvency till now. Now also he is insolvent. ठीक है, not solvent yet. और adjudged as insolvent, adjudged देखो, मैं इसको थोड़ा सा चेक करेक्ट करना चाहूंगा। Undischarged insolvent मतलब now also he is insolvent and adjudged as insolvent मतलब पास्ट में भी इंसॉल्वेंट था, पास्ट में भी इंसॉल्वेंट। एडजस्ट पहले कभी इंसॉल्वेंट घोषित हुआ है, पहले कभी वो इंसॉल्वेंट घोषित हुआ है। सो अभी एक तो इंसॉल्वेंट या पहले कभी घोषित हुआ है तो जाके वो लाइफ टाइम ईडी नहीं बन सकता। नेक्स्ट, इफ ही इज इम्प्रिजन फॉर मोर देन 6 months, हैशटैग मोर देन, ये मोर देन अपने को आगे जाके बहुत तकलीफ देगा, हाँ बहुत तकलीफ देगा, इसलिए हैशटैग मोर देन। अगर उसको जीवन में कभी भी 6 महीने से ज्यादा की जेल हुई है, कितने महीने से ज्यादा? 6 महीने से ज्यादा की जेल हुई है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता। एंड अगर उसने पर्सनल क्रेडिटर के साथ कंपोजिशन किया है, कंपोजिशन का मतलब होता है सेटलमेंट, पर्सनल क्रेडिटर के साथ सेटलमेंट किया है, होम लोन लिया था, सेटल करके रिपे कर दिया बिना इंटरेस्ट के, पर्सनल लोन लिया था, सेटल करके रिपे कर दिया, ठीक है, पर्सनल सेटलमेंट किया है क्रेडिटर्स के साथ, तो भैया वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकता। मतलब पहला तो अगर वो इंसॉल्वेंट था या है तो नहीं बन सकता, 6 महीने से ज्यादा की सजा काट रहा है या पहले काटी है तो नहीं बन सकता, एंड क्रेडिटर्स के साथ कंपोजिशन किया है, सेटलमेंट किया है तो नहीं बन सकता। इससे उसका कैरेक्टर ही समझ में आता है। जो बंदा फाइनेंशियली इनस्टेबल है इंसॉल्वेंसी में, वो कैसे बनेगा? जो खुद जेल में 6 महीना रह के आया, वो कैसे बनेगा? जिसने खुद ही के क्रेडिटर के साथ कंपोजिशन किया, वो कैसे बनेगा? वो तो कंपनी के क्रेडिटर्स को घोल के खा जाएगा, इसलिए नहीं बन सकता। सो बचपन से लेके 55 तक, बचपन से लेके आज तक अगर तुम इन तीनों में से किसी भी ऑफेंस में पकड़े गए, यू कैन नॉट बी ईडी। ये 3 डिस्क्वालिफिकेशंस याद रखिएगा। मैं चाहूंगा ये भी मार्किंग आप कर लीजिए। पर्सनल क्रेडिटर वाला पॉइंट इसलिए नेसेसरी है कि आपने अगर खुद के ही पर्सनल क्रेडिटर का कंपोजिशन किया है, उन्हीं के साथ सेटलमेंट किया है, तो आप कंपनी के केस में तो ऑब्वियसली ये ट्राई करोगे कि आप सेटलमेंट पे सेटलमेंट मारोगे, वो तो पैसा भी आपका नहीं है जीवन में। तो कंपोजिसी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भैया लोन रीपे करना गलत है, मैं बोल रहा हूं उनके साथ सेटलमेंट करना गलत है। इट इज अ काइंड ऑफ इंसॉल्वेंसी ओनली ना बेटा। आप होम लोन ले रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं कम पैसे पे करूंगा, इट्स अ काइंड ऑफ इंसॉल्वेंसी ओनली। सिर्फ आप उसको अलग तरीके से क्रिएट कर रहे हो, है ना, इसलिए गलत है। अच्छा, मार्किंग हो गया सबका, बहुत बढ़िया, शानदार। उसके बाद में टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडीडब्ल्यूटीडी यहां पे बोले गए हैं, उसको फटाफट हम कर लेते हैं। जो उनका रेम्यूनरेशन है 197 के हिसाब से होगा, हमने ऑलरेडी देखा है 5% 10%, ये हमने डिफरेंस के अंदर ही देखा था, चाहिए तो लिख के रखिए 5% 10%। अपॉइंटमेंट शॉल बी बाय बोर्ड ओआर, मैं नॉमिनेशन के लिए ऑलरेडी बोला था, ठीक है। और बाद में पहले जनरल मीटिंग में उसको अप्रूवल लेंगे, सीजी अप्रूवल आपको चाहिए, शेड्यूल 5 का कंप्लायंस नहीं किया तो, ठीक है, ये भी हमने देखा हुआ है। फॉर्म नंबर MR2 सेक्शन नंबर 201 90 डेज के अंदर, ये भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, यहां सेक्शन 201 कोट करके रखिए, ठीक है। जो बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग आप कन्वेन कर रहे हो उसमें रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर, कोई भी दूसरा काम का मैटर है तो वो मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करने के बाद में MR1, ये खास करके स्टार मार्क करना, MR1 फॉर्म के अंदर आरओसी को 60 डेज में बोलना पड़ता है कि आपने एमडीडब्ल्यूटीडी या मैनेजर अपॉइंट किया है, तो MR1 फॉर्म में 60 डेज में आरओसी को बोल दो, इंटीमेशन दे दो, ठीक है। उसके बाद में एक और कंडीशन बहुत खास है, जो आप, ये शेड्यूल 5 की कंडीशन है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर शेड्यूल 5 क्या है, तो शेड्यूल 5 की ये कंडीशन है कि भैया जो आप बंदा अपॉइंट कर रहे हो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब पिछले 12 महीने में वो इंडिया में ही प्रेजेंट होना चाहिए। जो बंदा पिछले 12 महीने में फुल टाइम इंडिया में प्रेजेंट है, बस वही बंदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है। स्टार मार्क कंडीशन है। उसका एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया होना चाहिए, बिजनेस या वोकेशन इंडिया में होना चाहिए। क्लियर है, ये यहां पे बोला है। ये थोड़ा सा फेमा का रेफरेंस हमें यहां पे आता है, पर आप सिंपली इतना याद रखना पिछले 12 महीने में वो इंडिया में चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट। फिर उसके बाद में मेंशन किया गया है कि अगर जनरल मीटिंग, जैसे हमने टाइमलाइन के ऊपर देखा था कि भैया पहले BMOR पास होता है, फिर GMOR SR पास होता है, फिर CG अप्रूवल आता है 90 डेज में। तो सवाल है कि भैया ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कोई काम किया, मतलब यहां पे काम किया, यहां पे काम किया,
ऐसे सिचुएशन में क्या वो काम वैलिड होगा? तो आंसर है कि भैया सभी अप्रूवल्स खत्म होने तक के, अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आके काम कर रहा है, सभी अप्रूवल्स आने तक के, जैसे बोर्ड ने अपॉइंट किया, उसने ऑफिस अज्यूम कर लिया, वो काम करना शुरू किया, जीएमओआर जीएमएसआर पास किया तो भी काम किया, सीजी अप्रूवल तक के काम करता रहा, तो ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड वो जो भी काम करेगा वो पूरा काम वैलिड रहेगा। और सिर्फ वो काम वैलिड नहीं रहेगा, उसका पूरा रेम्यूनरेशन भी वैलिड रहेगा। भले वो एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है, डजेंट मैटर। फॉर एग्जांपल यहां पे बोर्ड ने अप्रूव किया, जनरल मीटिंग ने अप्रूव किया, सीजे ने रिजेक्ट कर दिया, सीजे ने रिजेक्ट भी कर दिया, तो भी उसका रेम्यूनरेशन वैलिड रहेगा, क्योंकि तुम सीजी अप्रूवल लेने गए थे, सीजे ने बाद में मना किया है, स्टिल उसका रेम्यूनरेशन विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। ठीक है, स्टिल उसका रेम्यूनरेशन विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। चल, यहां तक आइडिया क्लियर है सबको? ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो मेनली 196 का बहुत सारा पोर्शन मैंने यहां पे कवर अप कर दिया है। ओके, सो अब मैं कहां गया? ओके, अब मैं आपके बुक के अंदर मैंने एक जगह छोड़कर रखी है, पेज नंबर 3.20। उस 3.20 के ऊपर आपको एक चार्ट लिखना है, डिफरेंस लिखना है, या चार्ट बोलो, वो जो मैंने आपके बोर्ड के ऊपर दिया हुआ है। अगर हम बात करें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की सेक्शन नंबर 197 में, तो रेम्यूनरेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक है ईडी और एक है एनईडी। ईडी के अंदर हम रेम्यूनरेशन एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर तीनों को दे सकते हैं। एनईडी के अंदर हम रेम्यूनरेशन वन वुमन डायरेक्टर, आईडी या अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इनको देते हैं। एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, तो उसका रेम्यूनरेशन होता है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इफ देयर इज ओनली वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, and 10% of net profit to all of the executive director if there are two or more executive directors. 5% of net profit अगर वहां पे एक ही executive director है तो, और 10% of net profit अगर एक से ज्यादा executive director है तो सबको मिला के 10%। एनएडी के लिए अगर मैं बोलूं तो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट अगर वहां पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो, मतलब कंपनी में अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहा है तो हम नॉन एग्जीक्यूटिव को 1% ही देंगे, 1% ही देंगे। और अगर कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, इन्फोसिस में नारायण मूर्ति काम कर रहे हैं तो बाकी लोगों का काम भी वो संभाल लेंगे, तो आपको नॉन एग्जीक्यूटिव को 1% ही देना है। और अगर कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो 3% ऑफ नेट प्रॉफिट, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव के ऊपर वर्कलोड आएगा, तो 3% ऑफ नेट प्रॉफिट टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सर 1% ऑफ नेट प्रॉफिट टू नॉन एग्जीक्यूटिव, मैंने बोला हाँ बेटा चंपत, सर 1%, तो अगर कंपनी में सर 12 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो सर 12%, 12% है। और सर कंपनी में अगर 25 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो सर 25%, और कंपनी में अगर सर 50 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 50%, और अगर सर कंपनी में सर ऐसा होता नहीं है सर, पर लेट्स इमेजिन कर, तुम कैसे हमको इमेजिन करवाते हो, वैसे ये ऑल्सो इमेजिन सर, कंपनी में अगर 100 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो सर 100% प्रॉफिट पूरा नॉन एग्जीक्यूटिव को। सर वाह सर, क्या प्रोविजन है सर। क्या बोलूं मैं इसको, 10 साल से मेरे को जीवन के अंदर पढ़ा रहा हूं, फिर भी तेरे को समझ में नहीं आता बेटा। 1% ऑफ नेट प्रॉफिट टू ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, टू ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब 1% ऑफ नेट प्रॉफिट जितने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे सबको, अगर कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो 3% ऑफ नेट प्रॉफिट टू ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो 1% और 3% के ऊपर जा ही नहीं सकता कभी जीवन में, ये चीज को याद रखिएगा। 1% टू ऑल, 3% टू ऑल। इसलिए देखना मैक्सिमम मैनेजरल रेम्यूनरेशन हमेशा 11% बोलते हैं लोग। 11% क्यों बोलते हैं मैक्सिमम? क्योंकि अगर एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो 10%, और कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसलिए 1%, नॉन एग्जीक्यूटिव को 10 + 1 11 हो गया। ठीक है, आप बोलोगे सर कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव और 10 नॉन एग्जीक्यूटिव, तो 5% और 1% ही होगा ना। 5% और 1%, 10 नॉन एग्जीक्यूटिव रहे तो भी 1% टू ऑल है। सर अगर कंपनी में एग्जीक्यूटिव ही नहीं है तो फिर तो मैक्सिमम 3% ही है। क्लियर? मतलब सबसे कम रेम्यूनरेशन आपको 3% देना पड़ सकता है, फिर उससे ज्यादा रेम्यूनरेशन आपको 6% देना पड़ सकता है, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव और बचे हुए नॉन एग्जीक्यूटिव है। उससे ज्यादा अगर कुछ होगा तो 11% है, 10 + 1। फिर अगला वाला सिचुएशन आता है कि क्या सिटिंग फीस भी यहां पे एप्लीकेबल है? क्या सिटिंग फीस भी देनी पड़ सकती है एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को? यस, सिटिंग फीस मतलब बोर्ड मीटिंग में बैठने की फीस जो अलग से दी जाती है भाई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को यस, सिटिंग फीस इज देयर पर बोर्ड मीटिंग पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैक्सिमम 1 लाख, एंड एओए कैन प्रोवाइड फॉर लोअर सिटिंग फीस। एओए 1 लाख के ऊपर नहीं बोल सकता, एओए 1 लाख के नीचे बोल सकता है, क्योंकि लॉ की लिमिट 1 लाख है। सो पर
पर बोर्ड मीटिंग पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 1 लाख की सिटिंग फीस, एओए कैन स्टेट लोअर, ठीक है। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में भी पर बोर्ड मीटिंग पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 1 लाख की सिटिंग फीस, दोनों केस में 1 लाख ही है और एओए इससे नीचे बोल सकता है। सिटिंग फीस से रिगार्डिंग कुछ रूल्स है। सिटिंग फीस कैन ऑल्सो बी पेड इन द केस ऑफ लॉस, कंपनी में लॉस भी है फिर भी सिटिंग फीस पे किया जाएगा, बिकॉज सिटिंग फीस इज एन एक्सपेंसेस, सिटिंग फीस ये एक्सपेंसेस है, तो लॉस के केस में भी सिटिंग फीस पे करना जरूरी है। दूसरा, नो सेपरेट सिटिंग फीस फॉर एडजर्न मीटिंग, एडजर्न मीटिंग के लिए हम सेपरेट सिटिंग फीस नहीं देते, ओरिजिनल एडजर्न मीटिंग मिलकर एक ही सिटिंग फीस देते हैं। नेक्स्ट, एओए कैन नॉट प्रोवाइड फॉर हायर सिटिंग फीस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ज्यादा सिटिंग फीस के लिए नहीं बोल सकता, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हायर सिटिंग फीस नहीं बोल सकता, लोअर बोल सकता है। सिटिंग फीस शैल बी पेड टू ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग नॉमिनी, एएलडी, सीवीडी एक्सेट्रा, सिटिंग फीस सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देनी चाहिए, इंक्लूडिंग एएलडी, नॉमिनी, सीवीडी सभी को देते हैं हम। हां, लेकिन अगर एएलडी प्रेजेंट है मीटिंग में तो सिर्फ एएलडी को देंगे, ओरिजिनल डायरेक्टर को हम सिटिंग फीस नहीं देंगे क्योंकि अल्टरनेट डायरेक्टर आया है, ठीक है। फिर उसके बाद में रिफंड ऑफ एक्सपेंसेस, यस रिफंड ऑफ एक्सपेंसेस, रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑल डायरेक्टर को मिलेगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव। रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ लॉस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यस सभी डायरेक्टर्स को मिलेगा। अगर लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो दिया जा सकता है, लेकिन एज पर शेड्यूल 5 कंडीशन ए एंड बी, ठीक है, एज पर शेड्यूल 5 कंडीशन ए एंड बी, ठीक है। और सी जो कंडीशन है वो छुपा हुआ कंडीशन है, इसलिए मैंने सी को छुपा हुआ लिखा है, सी फॉर छुपा, एक छुपा कंडीशन है सी। आई विल टेल यू किस तरीके से उसको देखना है, डोंट वरी। नॉन एग्जीक्यूटिव को भी लॉस के केस में रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है और ए और बी कंडीशन के हिसाब से वो ए और बी लिखेंगे और सी छुपा हुआ कंडीशन भी लिखेंगे। दिस इज हाउ द रेम्यूनरेशन इज गिवन टू एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैंने पूरे सेक्शन का सिनॉप्सिस यहां पे उठा के पटक दिया है, ठीक है। अब सवाल है कि सर इसके लिए हम क्या करें। मैं तो आपको बोलना चाहूंगा कि रादर आप इसके फोटो निकाल लीजिएगा, ठीक है, और फिर ही इसको घर पे आराम से लिखिएगा क्योंकि इतना लिखने के लिए हम समय नहीं दे सकते, तो फटाफट फोटो खींच लीजिएगा, गो फॉर इट फास्ट। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो, ये मैं रेम्यूनरेशन का बोल दिया। अब मैं जा रहा हूं रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ लॉस के ऊपर, कि लॉस के केस में रेम्यूनरेशन कैसे देते हैं, उसके लिए है कंडीशन ए और कंडीशन नंबर बी। कंडीशन नंबर ए, अब देखो कंडीशन ए किस बारे में और बी किस बारे में, इसका क्रक्स जानिए। क्रक्स जानिए तो कंडीशन अपने आप याद हो जाएगी बेटा, क्रक्स जानिए। कंडीशन ए जो है वो किस बारे में है, वो इस बारे में है कि भैया कैरेक्टर, उसी डायरेक्टर को लॉस में रेम्यूनरेशन दो जिसका कैरेक्टर इंडिपेंडेंट है, अच्छा कैरेक्टर है, तगड़ा कैरेक्टर है, जो इंडिपेंडेंट है मतलब सबसे परे है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करता है, पार्शियलिटी नहीं करता, और जो एक्सपर्ट है, जिसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक्सपर्टीज है। मतलब कंडीशन है टॉक्स अबाउट डायरेक्टर, कि डायरेक्टर भैया कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए, ये डायरेक्टर। और कंडीशन भी कंपनी के औकात के बारे में बात करता है। कंडीशन है डायरेक्टर के औकात के बारे में बात करता है, डायरेक्टर की भी औकात अच्छी होनी चाहिए, और कंडीशन बी में कंपनी की भी औकात अच्छी होनी चाहिए। दोनों की औकात अच्छी रहेंगी तो रेम्यूनरेशन देंगे भाई, ठीक है। डायरेक्टर की औकात क्या है, कैरेक्टर, इंडिपेंडेंस, एक्सपर्टीज। कंपनी की औकात क्या है, कंपनी की औकात तो भैया फाइनेंशियल ही होगी ना, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल, कि कंपनी के पास इफेक्टिव कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी होना चाहिए। लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी क्योंकि हम ईयरली रेम्यूनरेशन देते हैं, और ईयरली रेम्यूनरेशन देते हैं इसलिए लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी होंगी तो ही लॉस में रेम्यूनरेशन दे पाएंगे। नहीं तो लॉस हो रहा है, लिक्विडिटी भी बेकार है और आप रेम्यूनरेशन बांट रहे हो तो कंपनी कंफर्म वाइंडिंग अप में घुसेगी, कंफर्म वाइंडिंग अप में जाएगी। इसीलिए लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी कंपनी की औकात है और कैरेक्टर, इंडिपेंडेंस, एक्सपर्टीज डायरेक्टर की औकात है। तो इसके अंदर सबसे पहले डायरेक्टर बोले प्रोफेशनल कैपेसिटी में फंक्शन करने वाला चाहिए, फेंकने वाला पॉइंट है, सो बिंदास फेंक देना। दूसरा, डायरेक्टर का कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, ना कंपनी में, ना होल्डिंग में, ना सब्सिडरी, ना एसोसिएट, किसी में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम, और जो अलाउ किया है वो मैक्सिमम 0.5% इन्वेस्टमेंट अलाउ किया है, ठीक है। मैक्सिमम 0.5%, एक तो कंपनी में, नहीं तो सब्सिडरी में, नहीं तो होल्डिंग या एसोसिएट में। 0.5% बहुत कम हुआ है, ठीक है। नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, ठीक है। कोई भी डायरेक्ट इंटरेस्ट डायरेक्टर प्रमोटरशिप में, होल्डिंग, सब्सिडरी कंपनी में लास्ट 2 ईयर में नहीं होना चाहिए, मतलब टोटली इंडिपेंडेंट। कोई पिक्यूनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए लास्ट 2 ईयर में, कंपनी के साथ कोई भी पिक्यूनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए। और सबसे आखिरी बोले प्रोफेशनली ग्रेजुएट होना चाहिए, पजेस ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन। बीकॉम, सर बीकॉम हुआ तो चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा बेटा, बीकॉम भी चलेगा। अब क्या करें, जीवन में उन्होंने लिखा है तो मानना पड़ेगा। तो इनका एक्सपर्टीज का मतलब बीकॉम होता है बेटा, कोई भी ग्रेजुएट लेवल का क्वालिफिकेशन चल जाएगा। तो ये डायरेक्टर का कैरेक्टर हुआ, बोले प्रोफेशनल कैपेसिटी, कम होल्डिंग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, 2 साल से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, और एक्सपर्टीज तो बोले बीकॉम ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या करें फिर उसके बाद में कंडीशन बी,
जिसके अंदर इफेक्टिव कैपिटल बोला है कंपनी का औकात, मतलब लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। अब आप ये सोचिए कि लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी में कितनी चीजें ऐड होती है, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल से लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी बढ़ती है, फ्री रिजर्व से बढ़ती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से बढ़ती है, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म डिबेंचर से बढ़ती है। तो ये सब चीजों को ऐड कीजिए, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी देखिए। उसमें से इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि पैसा आया, आपने इन्वेस्ट किया, लिक्विडिटी कम हो गई। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस से भी कम होती है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस इससे तो होती है, अगर रिजर्व से बढ़ती है फ्री रिजर्व से, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस से कम होती है। तो ये इफेक्टिव कैपिटल निकालिए। मेन कंडीशन बी का बहुत ज्यादा यहां पे रिलेवेंस है, कंडीशन बी बहुत तगड़े लेवल पे आपने यहां पे होल्ड करना है, क्योंकि कंडीशन बी के ऊपर ही रेम्युनरेशन डिपेंड है। एग्जीक्यूटिव को ये वाला, नॉन एग्जीक्यूटिव को ये वाला, एग्जीक्यूटिव को ये वाला, नॉन एग्जीक्यूटिव को ये वाला। अब अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल जो हमने यहां पे कैलकुलेट किया, 6 चीजें ऐड की, पेड कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म डिबेंचर, माइनस 3 चीजें माइनस की, 6 ऐड करो, 3 माइनस करो, 6 ऐड करो, 3 माइनस करो, इन्वेस्टमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये अगर हमने माइनस करके जो इफेक्टिव कैपिटल आया, अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से नीचे है, इवन निगेटिव है, तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 60 लाख 60 लाख पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर ईयर दे सकते हो। लॉस के केस में, कंपनी में लॉस हो रहा है, और नॉन एग्जीक्यूटिव को 12 लाख पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर ईयर दे सकते हो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव को 60, नॉन एग्जीक्यूटिव को 12 लाख, ठीक है, पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर ईयर। अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल 5 लाख से 100 करोड़ है, तो 5 करोड़ से 100 करोड़ है, 5 करोड़ टू 100 करोड़, तो 84 लाख पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर ईयर, 17 लाख पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर ईयर। If your effective capital as per this equation, this calculation, if your effective capital is 100 to 250 CR, तो 120 lakhs per executive director per year, and non executive केस में 24 lakhs, ये करेक्शन करना है, 24 lakhs per non executive director per year. And if your effective capital exceeds 250 crores, तो 120 lakhs जो ऊपर का ही है वही लेना, प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। 250 करोड़ के एक्सेस में जितना इफेक्टिव कैपिटल है उसका 0.01% ऐड करना। फॉर एग्जांपल, इफेक्टिव कैपिटल इज 280 करोड़, बहुत अच्छे से सुनना, जिनको फर्स्ट स्ट्रोक में समझ में नहीं आता बहुत अच्छे से सुनना। 280 करोड़, तो पहले तो 120 लाख ले लीजिए, प्लस 0.01% जो 250 करोड़ के ऊपर है। 250 करोड़ एंड 280 करोड़ में 30 करोड़ का डिफरेंस है, 30 करोड़, तो 0.01% ऑफ 30 करोड़, सो 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ 30 करोड़, सो 120 लाख प्लस 0.00001 इफेक्टिवली, क्योंकि 0.01% मतलब 0.0001 मल्टीप्लाइड बाय 30 करोड़, ठीक है। तो 120 लाख प्लस 30,000 इज इक्वल टू 1,20,30,000। ये रेम्युनरेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आएगा। किसको आएगा? एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव को 24 लाख प्लस 0.01% ऑफ 250 करोड़, सेम कैलकुलेशन है, 24 लाख। तो यहां पे आएगा 24 लाख प्लस 30,000, 24 लाख 30,000, सेम, इधर 30,000 ऐड हुए, इधर भी 30,000 ऐड हुए। ये वापस से एक बार मैं समझाता हूं, वापस देखना। डायरेक्टर तो इंडिपेंडेंट वगैरह प्रोफेशनल कैरेक्टर होना चाहिए, पर इफेक्टिव कैपिटल में 6 चीजें ऐड करो, 3 माइनस करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी है। फिर अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल निगेटिव भी है, स्टार मार्क निगेटिव भी है, या निगेटिव से 5 करोड़ है, तो एग्जीक्यूटिव को 60 लाख पर ईडी पर ईयर, नॉन एग्जीक्यूटिव को 12 लाख पर एनईडी पर ईयर। अगर इफ योर इफेक्टिव कैपिटल इज 5 करोड़ टू 100 करोड़, 84 लाख पर ईडी पर ईयर, 17 लाख पर एनईडी पर ईयर। 100 टू 250 करोड़, 120 लाख पर ईडी पर ईयर, 24 लाख पर एनईडी पर ईयर। अबाउट 250 करोड़, तो 120 लाख प्लस 0.01% अबाउट 250 करोड़, एंड इधर 24 लाख प्लस 0.01% अबाउट 250 करोड़। तो मैंने कैलकुलेशन दे दिया है आपको, और उस हिसाब से आएगा। पर ये जो रेम्युनरेशन है, ये ऑप्शन 1 में है, दोनों के लिए ऑप्शन 1 में है, ईडी एनईडी दोनों के लिए ऑप्शन 1 में है। और ये ऑप्शन 1 क्या है? तो भाई साहब, ऑप्शन 1 की कई सारी कंडीशन है, मतलब ये ऊपर का अगर आपको रेम्युनरेशन देना है, ये रेम्युनरेशन इतना सारा देना है, तो ये कंडीशन कंप्लाई करना जरूरी है। पहले अपॉइंटमेंट के वक्त ही रेजोल्यूशन पास कर लीजिए कि लॉस में रेम्युनरेशन देंगे। ये छुपा कंडीशन है, सी वाला छुपा, कि अपॉइंटमेंट के वक्त ही देख लीजिए और रेजोल्यूशन पास कर लीजिए कि लॉस के केस में हम रेम्युनरेशन देंगे, ठीक है। दूसरा, रेम्युनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी से अप्रूव कर लीजिए। नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी अभी तक मैंने देखा नहीं, हम देखेंगे, उससे अप्रूव कर लीजिए। साथ में अगर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कन्वर्टिबल डिबेंचर, डिपॉजिट, इनके रीपेमेंट में डिफॉल्ट है तो इनका प्रायर अप्रूवल ले लीजिए। अगर इनके रीपेमेंट में डिफॉल्ट है किसी भी डेट वगैरह के, तो उनका प्रायर अप्रूवल ले लीजिए। स्टेटमेंट आप जनरल मीटिंग में सर्कुलेट कीजिए, जिसमें जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट अपॉइंटी एंड अदर इंफॉर्मेशन, ये डिस्क्लोजर्स आप दे दीजिए। ये अगर चारों कंप्लाई करोगे तो इतना रेम्युनरेशन आप दे पाओगे, इतना, ठीक है, इतना, दिस मच, दिस इज मैक्स पर डायरेक्टर पर ईयर, दिस इज मैक्स।
इससे ज्यादा आपको देना है, इससे ज्यादा आपको देना है, तो आपको ऑप्शन 2 में जाना पड़ेगा। और ऑप्शन 2 में आप इनफाइनाइट रेम्यूनरेशन दे सकते हो लॉस में, अगर ऑप्शन 1 की सभी कंडीशन कंप्लाई करो। ऑप्शन 2 में लिखा है ऑप्शन 1 की सभी कंडीशन कंप्लाई करो, जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, वो रेजोल्यूशन 3 साल तक वैलिड है, मतलब 3 कंटिन्यूअस ईयर्स तक आप उसको लॉस के केस में रेम्यूनरेशन जितना चाहे उतना दे सकते हो, और एनी अदर अमाउंट कैन बी गिवन। सो दीज कंडीशंस आर फॉर ऑप्शन 1, मतलब ये जो है ऑप्शन 1 ये इसके लिए है, और ऑप्शन 2 में यू कैन गिव इनफाइनाइट रेम्यूनरेशन। जनरल मीटिंग का आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? सो ये मैंने यहां पे ड्रॉ करके रख दिया है मेरे भाई। आपको चाहो तो आप ये मार्किंग जरूर अभी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समय भी नहीं लगेगा और आपको याद भी रहेगा। गो फॉर इट फास्ट, समझ में आएगा जरूर बताइएगा। चलो डन हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। ठीक है, अब इतना सब कुछ बताने के बाद में बस एक चीज रहती है, वो है सेक्शन पढ़ना, और वो आप ही के हाथ में है कि आप आराम से उसको पढ़ो, क्योंकि सेक्शन काफी लंबा चौड़ा है। ठीक है, उसमें ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कैसे देना है, सिटिंग फीस कैसे देना है, सब चीजें विथ एग्जाम्पल बकायदा बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके रखी हुई है। ठीक है, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड कि आप इसको रीड करो। अब सवाल है कि भाई साहब अभी रीड करते हो या होमवर्क में रीड करते हो, वो वाला सवाल है। तो उसके पहले मतलब वो आप रीड करो तो उसमें एक सिमिलर सा सेक्शन आएगा। कभी अगर कंपनी का प्रॉफिट रीस्टेट हो जाता है, रीस्टेट का मतलब होता है कि भैया कोई फ्रॉड वॉर्ड हो गया, या कोई नॉन कंप्लायंस हो गया, या कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया, या ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी के अकाउंट्स रीस्टेट हो जाते हैं, रिवाइज करने पड़ जाते हैं, और कंपनी का प्रॉफिट ऊपर या नीचे होता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैनेजरल रेम्यूनरेशन को नए प्रॉफिट के हिसाब से, जो नया प्रॉफिट आया उसके हिसाब से अगर ज्यादा रेम्यूनरेशन देना पड़ गया है, तो ऐसे सिचुएशन में वो रेम्यूनरेशन रिफंड लिया जा सकता है। आप चाहो तो रेम्यूनरेशन रिफंड ले सकते हो। ठीक है, और ये मैनेजरल पर्सन की ड्यूटी रहेगी कि वो रेम्यूनरेशन रिफंड दे, और कंपनी इसका रिकवरी वेव ऑफ नहीं कर सकता। ये एडी एनएडी दोनों केसेस में लगता है, ये मेंशन किया है 199 में। ऐसा ही सिमिलर सबसेक्शन आपका 197 में भी है रिफंड का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 197 सबसेक्शन 8, 9, 10 या 13 ऐसा कोई तो भी वो सबसेक्शन है। साथ में इस पूरे रेम्यूनरेशन के ऊपर मैक्सिमम लिमिट जनरल मीटिंग लगा सकती है, मतलब जनरल मीटिंग चाहे तो मैक्सिमम लिमिट बोल सकते हैं कि भाई 5%, 4%, 1%, 3% सब गया तेल लेने, हम मॉनिटरली फिक्स बोल रहे हैं 5 लाख रुपए पर मंथ हर डायरेक्टर को देंगे, तो वो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो जितना लिमिट जनरल मीटिंग लगाना चाहती है वो यहां पे लगा सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। रेम्यूनरेशन कमीशन जो इंडिविजुअल को मिल रहा है फ्रॉम एनी अदर कैपेसिटी, उसके बाद में रेम्यूनरेशन और कमीशन जो उसको अदर कंपनी से मिल रहा है, उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टीज एंड सच अदर मैटर, इसको ध्यान में रखते हुए उसका रेम्यूनरेशन मैक्सिमम लिमिट के ऊपर सेट किया जा सकता है। तो ये है 199 और 200। ठीक है, ये दोनों तो मैंने अभी रीड कर लिए हैं। मैं आपको अभी 2, 4, 5 मिनट देना चाहूंगा 197 के लिए, क्योंकि 197 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो हम उसको लूज नहीं कर सकते। तो मैं चाहूंगा पूरा 197 एक बार रीड कीजिए, लंबा चौड़ा है 2-3 पेजेस का, पर अभी रीड करो तो काफी अच्छी बात है। गो फॉर इट फास्ट। चलो बहुत बढ़िया, अगर सबका रीड करना हुआ है तो यहां पे आपका 197, 199 और 200 खत्म होता है। एक सेक्शन होमवर्क दे रहा हूं, सेक्शन नंबर 198, आराम से घर पे पढ़ना, क्योंकि ये आप जीवन भर कर चुके हो। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरा जीवन 5 साल का इसी के अंदर गया है, तो कृपया इसको होमवर्क में रीड करना। अब अगर मुझे ये समझाने की जरूरत पड़े कि नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर तो हो गया भाई। ठीक है, तो उसके अंदर सब चीजें दी है कि क्या 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 होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो कृपया एक बार देख लीजिएगा। ये होने के बाद में अब मैं जा रहा हूं सेक्शन नंबर 202 के ऊपर। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, डबल ट्रिपल तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आना मुश्किल है। रेडी, लेट्स गो। सेक्शन नंबर 202 इज अबाउट कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस टू मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। कि मैनेजर डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर अगर उनका ऑफिस लॉस होता है या उनका ऑफिस से उनको रिमूव किया जाएगा तो कंपेंसेशन दिया जाएगा क्या। पहली सिचुएशन तो यह है कि जिन केसेस में गलती ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की है, जिन केसेस में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की ही गलती है, उस केसेस में हम उनको कंपेंसेशन क्यों देंगे। ठीक है, जैसे अमलगमेशन हो रहा है कंपनी का और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, बोले नए कंपनी में काम नहीं करना, वॉलंटरी जा रहा है, क्यों कंपेंसेशन देंगे।
या वो छोड़ के नॉर्मली कंपनी से रिजाइन कर दिया, नॉर्मल बिजनेस में रिजाइन कर दिया, नहीं बोले इस कंपनी में काम नहीं करना, क्यों कंपेंसेशन देंगे? 167 में वैकेशन ऑफ ऑफिस लग गया, सभी केसेस आपको वैकेशन के मालूम है, उसमें सब में डायरेक्टर्स की गलती होती है, तो क्यों देंगे कंपेंसेशन? अगर कंपनी वाउंड अप हो गई, कंपनी बीइंग वाउंड अप, तो ऐसे सिचुएशन में क्यों कंपेंसेशन देंगे उसको? ठीक है, और वाइंड अप के पीछे रीजन वही था, कंपनी वाइंड अप हुई और उसके पीछे रीजन ही वही था, उसी की वजह से वाइंड अप हुई है, क्यों कंपेंसेशन देंगे? या डायरेक्टर गिल्टी ऑफ फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पाया गया है, फ्रॉड किया है, ट्रस्ट तोड़ा है कंपनी का, क्यों कंपेंसेशन देंगे? या डायरेक्टर ने ऐसी कोई भी चीज की है जिसकी वजह से उसको ऑफिस टर्मिनेट हो जाए, तो उसको क्यों कंपेंसेशन देंगे? इसमें सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत यह है कि क्लॉज नंबर सी जो है ना, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया आज थू, उन्होंने 167 में एक केस छोड़ देना चाहिए था। जैसे 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी में लिखा है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, सो इसके अंदर सेक्शन 169 भी कवर होता है। मतलब डायरेक्टर को अगर आप 169 में वॉलेंटरीली भी रिमूव करो, वॉलेंटरी, तो उस केस में उन्होंने बोला है कि, मतलब देखो, वो उन्होंने बोला 167 में वैकेट किया तो कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, और 167 कहता है कि 169 का रिमूवल में वैकेशन करना पड़ेगा। अब आप डायरेक्टर को 169 में वॉलेंटरी रिमूव कर रहे हो, फिर भी कंपेंसेशन नहीं दोगे, ये थोड़ा सा अटपटा सी चीज है, ये मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। ठीक है, दूसरा, चलो ये तो 5 केसेस है भैया, अमलगमेशन का रेजिग्नेशन, नॉर्मल रेजिग्नेशन, ब्रीच, उसके बाद में वैकेशन, उसके बाद में वाइंड अप हुई कंपनी उसकी वजह से, या गिल्टी ऑफ फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या तो फिर टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस, इनके वजह से उसको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। बचे हुए केस में उनको कंपेंसेशन मिल सकता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, कितना? तो उसके लिए 2 फैक्टर है। पहला, एवरेज रेम्युनरेशन जो अभी तक के उसने अर्न किया है, टिल नाउ उसने जो एवरेज रेम्युनरेशन अर्न किया है, मल्टीप्लाइड बाय रेसिडुअल पीरियड, जितना उसका पीरियड बाकी है। सिंपल है, लॉजिकल है, जितना अभी तक अर्न किया और जितना पीरियड बाकी है उतना पैसा उसको मिलना चाहिए, जितना का कॉन्ट्रैक्ट है। सो एवरेज रेम्युनरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एवरेज रेम्युनरेशन हम लेंगे अभी तक जितना वर्क किया उसका, और अगर आपका वर्किंग 3 साल से ज्यादा है, 3 साल से ज्यादा है, तो हम एवरेज रेम्युनरेशन 3 साल का ही लेते हैं। सो एक्चुअल पीरियड वर्क और 3 इयर्स विच एवर इज लोअर, ये पीरियड हम लेते हैं और उस पीरियड का हम एवरेज रेम्युनरेशन निकालते हैं। सो अगर आप 3 साल से कम वर्क किए हो तो आप उतने साल का एवरेज ले लो, 3 साल से ज्यादा वर्क किए हो तो 3 साल का एवरेज ले लो, और ये लेटेस्ट 3 इयर्स, ये लेटेस्ट 3 इयर्स, लेटेस्ट मतलब अभी अभी जो खत्म हुआ है वो 3 इयर्स, ये समझ में आएगा, जस्ट वेट। और रेसिडुअल पीरियड मतलब जितना पीरियड एक्चुअली रिमेनिंग है, या 3 इयर्स विच एवर इज लोअर। सो अगर आपका पीरियड भी 4 साल बाकी है तो हम आपको 3 साल का ही कंपेंसेशन देंगे, क्योंकि 3 साल मीन्स मोर देन इनफ। ठीक है, वो भी बिना काम किए, कौन देता है ये? ठीक है, सो अब एक्चुअली, और ये लॉ बोलता है तो फिर भी मानना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, 5 इयर्स के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है, पहले साल का रेम्युनरेशन 5 लाख है, दूसरे साल का 10 लाख, तीसरे साल का 15 लाख, चौथे साल का 20 और 5वें साल का 25। अब एक टेबल मैंने बनाया है, रिमूवल आफ्टर फर्स्ट ईयर अगर हो रहा है, सो अगर रिमूवल आफ्टर फर्स्ट ईयर अगर हो रहा है तो, सॉरी, रिमूवल आफ्टर कितने साल में हो रहा है, रेसिडुअल पीरियड फिर कितना बचा हुआ है, एवरेज रेम्युनरेशन अभी तक कितना अर्न किया है, और कंपेंसेशन कितना, क्योंकि एवरेज रेम्युनरेशन मल्टीप्लाइड बाय रेसिडुअल पीरियड इज अ कंपेंसेशन। सो अगर रिमूवल फर्स्ट ईयर के बाद हुआ है, कितना साल बचा, 4 इयर्स या फिर 3 इयर्स विच एवर इज लोअर, जितना रेसिडुअल पीरियड है उसमें हम एक्चुअल पीरियड या 3 इयर्स विच एवर इज लोअर लेते हैं, प्रोविजन ने बोला है। सो 4 इयर्स और 3 इयर्स विच एवर इज लोअर, तो हमें 3 इयर्स लेना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ रेम्युनरेशन, एक साल का एवरेज रेम्युनरेशन 1 ईयर का 5 लाख है, क्योंकि एक साल का 5 लाख, दूसरे साल का 10, तीसरे का 15, चौथे का 20 और पांचवें का 25, तो एक साल का 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इयर्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 15 लाख। रिमूवल अगर हो गया 2 साल बाद, 2 इयर्स बाद हो गया, तो 3 इयर्स और 3 इयर्स विच एवर इज लोअर, कोई भी 3 चूज कर लो। फिर एवरेज रेम्युनरेशन 2 साल काम किया है, पहले साल का 5 लाख, सेकेंड ईयर का 10 लाख डिवाइडेड बाय 2, 7.5 लाख, 7.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 इयर्स इज ए 22.5 लाख, 22.5 लाख। फिर उसके बाद में 3 साल में अगर उसको हकाल दिया तो 2 इयर्स और 3 इयर्स विच एवर इज लोअर, क्योंकि 5 साल का टर्म था ना, तो 3 साल बाद हकाल दिया, 2 बचे, 2 इयर्स और 3 इयर्स विच एवर इज लोअर, तो 2 इयर्स इज रेसिडुअल पीरियड मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रेम्युनरेशन, पहले साल का 5 लाख, दूसरे साल का 10 और तीसरे साल का 15 डिवाइडेड बाय 3, यहां करेक्शन कर लेना 15 वाला, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 इयर्स रेसिडुअल पीरियड इज इक्वल टू 20 लाख। ठीक है, चौथे साल में, अब ये थोड़ा कठिन है, यहां से अच्छे से ध्यान देना, जिसको नहीं समझ में आता वो तो पहले अच्छे से ध्यान दे। ठीक है, रिमूवल हो गया 1 ईयर और 3, मतलब रिमूवल हो गया 4th ईयर आफ्टर, तो बचा 1 साल या 3 साल विच एवर इज लोअर, तो 1 साल लिया हमने, रेसिडुअल पीरियड इज 1 ईयर,
पर अब हमें एवरेज रेम्यूनरेशन 4 साल का तो नहीं ले सकते, 4 साल वर्क किया 4 का तो नहीं, हमने बोला 3 साल मैक्स एवरेज रेम्यूनरेशन लेना पड़ेगा। ऊपर लिखा है जैसे आप देख सकते हो कि एक्चुअल पीरियड और 3 इयर्स विच एवर इज लोअर, तो 3 इयर्स का लेना पड़ेगा। 3 कौन सी ईयर? लेटेस्ट ईयर। आपने 4 साल अगर काम किया है तो 3 लेटेस्ट ईयर कौन से है? 4 साल काम किया है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसमें से 3 लेटेस्ट ईयर कौन से है? दूसरा, तीसरा, चौथा, उसका ही रेम्यूनरेशन लो। तो दूसरे का 10, तीसरे का 15, चौथे का 20, टोटल करो डिवाइडेड बाय 3 इज 15 लाख। 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 ईयर इज इक्वल टू 15 लाख कंपनसेशन। 4th ईयर बाद रिमूव किया तो अब खतरनाक और होगा, ये बेकार है, ठीक है, ये बेकार है। रिमूवल हुआ है 2 इयर्स 7 मंथ्स आफ्टर। मैं खुद आंसर दे सकता हूं पर मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि इस केस में रिमूवल हुआ है 2 इयर्स 7 मंथ्स आफ्टर रिमूवल हुआ है। मैं आपको बोलना चाहूंगा पहले आप कैलकुलेट करो, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट नहीं करोगे ना आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पहले आप कैलकुलेट करो, गलती करो और सही आंसर आए तो एकदम फतेह, ठीक है, एकदम फतेह हो गया। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको गलत भी आंसर आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। सो पहले 2 इयर्स 7 मंथ्स आफ्टर का आप कैलकुलेशन करो और फिर ही मैं आंसर बताऊंगा। गो फॉर इट फास्ट। आंसर वैसे बुक में दिया है पर प्लीज कॉपी मत करना, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। खुद कैलकुलेट करके मुझे कंपेंसेशन बताओ कमेंट में कि क्या आना चाहिए। गो फॉर इट फास्ट। बहुत बढ़िया, 2-3 लोगों का हो गया तो अब मैं समझा दूं। सिंपल सी बात है, 2 इयर्स 7 मंथ्स मत निकाल दिया, मतलब एक्चुअली आपने उसको 2.58 ईयर्स के बाद निकाला है, क्योंकि 2 इयर्स और 7 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इज इक्वल टू 0.58, तो आपने उसको 2.58 ईयर्स के बाद निकाला है। अब उसका बचा कितना? 2 इयर्स 5 मंथ्स, मतलब उसके पास बचा है 2.42 ईयर्स। देखो 2.58 के बाद निकाला मतलब 2.42 बचा। अब एवरेज रेम्यूनरेशन आपको लेना पड़ेगा 2.58 का। 2.58 का एवरेज रेम्यूनरेशन मतलब फर्स्ट ईयर का 5 लाख, सेकंड ईयर का 10 लाख, थर्ड ईयर का 15, बट आपने थर्ड ईयर पूरा वर्क नहीं किया है, 0.58 वर्क किया है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 12। 7 डिवाइडेड बाय 12 क्यों? क्योंकि 7 मंथ्स ही काम किया है। सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। सो ये एंटायरली डिवाइडेड बाय 2.58, क्योंकि 1 ईयर, 2 ईयर एंड 0.58, ये 0.58 का ही रेम्यूनरेशन है। तो आपका एवरेज रेम्यूनरेशन आया 9.20। 9.20 मल्टीप्लाइड बाय रेसिडुअल पीरियड 2.42, 2.42 इज इक्वल टू 22.27, ये आपका आंसर आना चाहिए। 22.27 आपका आंसर आना चाहिए। अब जिनका ये हुआ है वो 3 इयर्स एंड 165 डेज का कैलकुलेट करके बताओ। अगर आपने 3 इयर्स 165 डेज का कर लिया तो आप समझ जाओ आपका बात फतेह काम हो गया है। 202 आपको वापस से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गो फॉर इट फास्ट। 3 इयर्स 165 डेज खुद कैलकुलेट करो बच्चों। ओके, सो आई गेस अब ये भी होना चाहिए। 3 ईयर 165 डेज वर्क किया है, मतलब 3.45 इयर्स वर्क किया है, तो रेसिडुअल पीरियड बचा 1.54, ठीक है, या 55 जो भी लो। होल्ड। ये सर्दी जान खा जाएगा। सो 1.54 इयर्स बचा है। अब आपको एवरेज रेम्यूनरेशन लेना है 3 इयर्स का, ठीक है, पर आपने वर्क किया है 3.45 इयर्स, तो आपको एवरेज लेना है 3 इयर्स का, तो 3 इयर्स का लेटेस्ट वाले 3 इयर्स का एवरेज चाहिए। रूल याद रखना, लेटेस्ट वाले 3 इयर्स, मतलब आपने 3 ईयर 165 डेज वर्क किया है तो ये 165 डेज वाला रेम्यूनरेशन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो मैं उल्टा जा रहा हूं, मतलब 165 डेज 4th ईयर के, क्योंकि 3 साल पूरे हो गए, 165 डेज 4th ईयर में वर्क किए, तो 4th ईयर का 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय आपने 165 डेज वर्क किया डिवाइडेड बाय 365, ये 4th ईयर का हुआ। थर्ड ईयर आपने पूरा वर्क किया, सो 15, एंड सेकंड ईयर आपने पूरा वर्क किया, सो 10। पर फर्स्ट ईयर मैक्सिमम एवरेज रेम्यूनरेशन 3 इयर्स का ही लिया जा सकता है, मैक्सिमम एवरेज रेम्यूनरेशन 3 इयर्स का ही लिया जा सकता है। और 165 डेज हो गया, 1 ईयर 165 डेज, 2 ईयर 165 डेज, यस नो, यहां तक 2 ईयर 165 डेज हो गया, तो अब बचे सिर्फ 200 डेज, तो फर्स्ट ईयर के सिर्फ 200 डेज ही हम लेंगे। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 365, 5 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 365, एंटायरली डिवाइडेड बाय 3, एंटायरली डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि मैक्सिमम 3 इयर्स का एवरेज है। पहले साल के 200 दिन, दूसरे साल पूरा, तीसरा साल पूरा, चौथे साल के 165 दिन, 165 डेज। सो 200 प्लस 165 इज 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स। 3 इयर्स से डिवाइड किया 12.26, 12.26 मल्टीप्लाइड बाय 1.54, 18.83 आपका कंपनसेशन आना चाहिए, ठीक है। बुझे? ये मैंने मार्किंग्स मैंने करके रखे हैं, कृपया आप भी कर लीजिए, आपके काम में आएंगे। गो फॉर इट फास्ट।
1.54 ले लो या 1.55 ले लो, 0.1 का ही डिफरेंस है यासिर बेटा, जो लेना है ले लो, 1.54 ले लो, 55 ले लो, एक ही बात है। कैसी बातें कर रहे हो, पहले ही बोला मैंने, समझाते वक्त ही बोला 1.5554 जो लेना है ले लो, तुम्हारी जी मर्जी, पॉइंट फ्रैक्शंस का डिफरेंस आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहां आपका मैनेजरियल पर्सन एंड हिज रेम्यूनरेशन चैप्टर पूरे तरीके से होता है खत्म।